ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। भारतीय बाजारों में आज खराब ग्लोबल संकेतों के चलते दिन भर मुनाफा वसूली रही है। हालांकि डे लो से रिकवरी जरूर देखने को मिली और वो रिकवरी लीड की है छोटे मझौले काउंटर्स ने। तो क्या होगी आज की क्लोजिंग की रणनीति, उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइन। ईरान और इजराइल के तनाव से भारतीय बाजारों में भी तेज गिरावट। निफ्टी 180 पॉइंट कमजोर। आज TCS, HDFC बैंक, ICICI और HCL टेक ने बनाया दबाव। निफ्टी बैंक 600 पॉइंट फिसला। डर का इंडेक्स इंडिया विक्स भी 6% से ज्यादा चढ़ा। IT शेयरों में सबसे ज्यादा मुनाफा वसूली। निफ्टी IT 100% से ज्यादा फिसला। दमदार शुरुआत के बाद TCS भी गिरा। TCS फिलहाल दिन के सबसे निचले स्तरों पर। साथ ही सरकारी बैंक NBFCs शेयरों में भी आज 1% तक की गिरावट। लेकिन कमजोर बाजार में एनर्जी स्टॉक्स में तेजी का करंट। 6% उछाल के साथ वायदे का टॉप गेनर बना ONGC। जेफरीज ने दिया है 390 का टारगेट। वहीं IGL, MGL भी दौड़े। साथ ही मॉर्गन स्टैनली की बुलिश रिपोर्ट के बाद एक्साइड में 3% से ज्यादा का इजाफा। रूस के खिलाफ निकेल और एल्युमिनियम की डिलीवरी पर अमेरिकी और ब्रिटेन के बैन लगाने से मेटल शुरू में तेजी। हिंडाल्को नाल्को में करीब 3% ज्यादा का उछाल। वेदांता में भी करीब 1.5% की बढ़त। और 5G रोल आउट में होगा FPO की रकम का इस्तेमाल। FPO से पहले वोडाफोन मैनेजमेंट ने किया दावा। कहा कंपनी के पास पर्याप्त स्पेक्ट्रम मौजूद। प्रोमोटर लगातार कंपनी में कर रहे हैं निवेश। और अब से कुछ देर में IMD की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस साल मानसून के लिए लंबी अवधि का अनुमान जारी करेगा मौसम विभाग। स्वागत है आप सभी का कमाई का अड्डा में। मैं हूं हर्षदा। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं वीरू। और भारतीय बाजार जो आज दिन भर मुनाफा वसूली की गिरफ्त में है, क्या आखिरी 1.5 घंटे में रिकवरी आएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि आज इंट्राडे में आप गौर करेंगे तो 22,400 के बियॉन्ड हम जाने की कोशिश में थे, पहुंचे भी, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर मार्केट टिका नहीं है। निफ्टी बैंक ने भी ऐसा अटेम्प्ट दिखाया। हालांकि 48,200 के पार हम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए हैं। एक इंडेक्स जिसने ज्यादा बेहतर रिकवरी दिखाई है वो है मिड कैप इंडेक्स, क्योंकि इंट्राडे में करीब 1100 साढ़े 1100 पॉइंट का नुकसान दिखा रहा था, अब महज 600 पॉइंट नीचे है। तो वीरू, कोशिश तो हुई है रिकवरी की, लेकिन इंडेक्स में शायद टिक नहीं पा रहा है वो मूव। क्लोजिंग के लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है? गुड आफ्टरनून हर्षदा। देखिए, एक IT से बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि निफ्टी IT 100 EMA के नीचे था हर्षदा, कि TCS के ठीक ठाक नंबर्स और स्पेशली मार्जिन फ्रंट पर जो नंबर्स अच्छे लग रहे थे, उसके बाद एक रिकवरी आएगी। वो रिकवरी आई भी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। निफ्टी IT इस वक्त डे लो पर है और आई थिंक जिसका हम जिक्र कर रहे हैं TCS का, वो डे लो पर है। देखिए हर्षदा, आज मैंने सुबह 2 बातें कही थी कि पुल बैक जनरेट करने के लिए जब हमारी ये एक सब्सटेंशियल गैप डाउन की ओपनिंग हो रही है, 2 चीज़ें क्रिटिकल होंगी। एक है 22,380, जरा प्लीज़ मॉर्निंग की प्लेट लेके आइएगा एक बार, और उसके बाद है 22,264 और 221। ये 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जो पुल बैक जनरेट करेंगे। और अगर आपको ट्रेड करना हो तो प्लीज़ स्क्रीन पे ट्रेड कीजिएगा, कल को भूल जाइएगा। मंदी है तो मंदी है, तेज़ी है तो तेज़ी है। आज का लो एज ऑफ नाउ वही है 22,264, यानी अभी तक हमने सब्सटेंशियल पार्ट जो रिकवरी का देखा वो इस पिवट पॉइंट से आया। उसके बाद हमने 20 डेमा को यानी 22,380 को इंट्राडे में एक बार रीगेन किया। हम थोड़ा ऊपर तक गए, लेकिन हम कैपिटलाइज नहीं कर पाए, और जब IT की प्रॉफिट टेकिंग शुरू हुई तो हमने फिर 20 डेमा को तोड़ दिया। अभी एज ऑफ नाउ हर्षदा हम 22,348 पे हैं, यानी हम 20 डेमा माइनस 30 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं। मेरी अप्रोच करिए, देखिए अगर आपने सुबह शॉर्ट किया या फिर पुल बैक भी खेला, बट इस क्लोजिंग को थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिएगा। क्यों? एक तो ये कारण है कि डाउ फ्यूचर्स लगभग 155 अंकों पर है। सुबह तेजी थी, थोड़ी सी और बड़ी, अब डाउ फ्यूचर्स 155 अंकों पर है।
ये एक क्रिटिकल भूमिका निभाएंगे। एटलीस्ट शॉर्ट्स को थोड़ा सा जो कहते हैं ना, आई मीन पैडल प्रेस करने में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी हर्षदा, मेरे को लगता है एज ऑफ नाउ। बट जरा एक बार मैं आगे बढ़ूं, कोई कमेंट दूं उससे पहले जरा ऑप्शंस के स्टैट्स देखते हैं कि निफ्टी के स्टैट्स क्या कह रहे हैं इस रेंज के। देखिए इस ट्रेजेक्टरी में हम बहुत दिनों बाद ट्रेड कर रहे हैं, मतलब 20 DMA के नीचे, और अपनी एक्सपायरी की पुट ऑप्शन के मंथली कॉन्ट्रैक्ट के सबसे बड़े नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अब आपकी स्क्रीन पे 22,400 पे कॉल राइटिंग हुई है, 22,400, 500, 600 पे लगभग आप समझ लीजिएगा कि 1.25 करोड़ शेयर जुड़ गए हैं, और नीचे 22,300 की पुट में करीब 80 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 55 लाख शेयर जुड़े हैं। ये इंडिकेट ये कर रहे हैं हर्षदा कि शायद बाजार यहाँ पे 22,300 को थोड़ा रिस्पेक्ट दे। बट क्या मैं पुल बैक ट्रेड लूंगा? ना, नॉट एग्जैक्टली। अगर पुल बैक ट्रेड लेना है तो आपको इस वक्त सिर्फ एक चीज देखनी है, या तो निफ्टी 22,410, 420 या फिर एटलीस्ट मॉर्निंग स्विंग को काटे, और मॉर्निंग स्विंग हाई क्या था? अप्रोक्सीमेटली 22,420, 430 की रेंज में, तभी कोई स्टेबिलिटी आएगी। अन्यथा हर्षदा ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप 22,380 या फिर 22,290 के बीच में रह जाएं। अगर कोई रिकवरी नहीं आई तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। अगर पार्टिसिपेट रिकवरी में करना है तो वो है 410, 420 के ऊपर, एल्स कोई फायदा नहीं ट्रेड करने का, क्योंकि एग्जैक्टली जो क्रीम था वो निकल चुका है। तो रिकवरी पे अंडर द इंप्रेशन ऑफ डाउ फ्यूचर्स जो 155 अंक ऊपर है, अगर मैं पार्टिसिपेट करना है हर्षदा, तो वो सिर्फ पहले कॉल राइटर के जोन यानी 410, 420 के ऊपर ही करना है। अदरवाइज ये बाजार यहीं पे या फिर सिंक होके लोअर बेस पर वो मॉर्निंग लोस को रिविजिट कर सकता है एज ऑफ नाउ। जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, निफ्टी बैंक स्क्रीन पे लिखाइएगा, आपकी स्क्रीन पे आएगा निफ्टी बैंक। आज ये भी अपने इस सेशन का सब्सटेंशियल पार्ट याद रखिएगा, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और साथ ही साथ अपना दूसरा ऑप्शन बेस यानी 48,000 के नीचे बिता रहा है। मैं कुछ देर पहले HDFC बैंक को दिख रहा था, वो टिक नहीं पाया था, PSU बैंकिंग काउंटर्स में एक स्विंग आ रहा था। बात वही है, डाउ जोन्स फ्यूचर्स ऊपर हैं, क्या हमको थोड़ी सी रिकवरी यहां से दिखाई देगी? आइए जरा स्टैट्स को देखते हैं हर्षदा। स्टैट्स इस बात पे ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि कॉल राइटर्स ने 48,000 की स्ट्राइक पर भी ग्रिप लेने की कोशिश की है। अब जो आपके स्क्रीन पे कॉल्स है ना हर्षदा, जरा उनको जरा गौर से देखिएगा। 48,000 यानी सेकेंड पुट राइटर्स का एज पर फ्राइडे स्टैट्स जो सबसे बड़ा जोन था। 22,200 की कॉल मैंने यहाँ इंक्लूड की है क्योंकि यहीं पर आपका 10 डेमा है, और 48,500 पे करीब 23 लाख से जुड़े हैं, 35 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी 48,000 की पुट पे, 47,800 की पुट पे, 47,800 के आसपास आपका 20 डेमा है, यहाँ भी पुट राइटिंग हो रही है। तो मैं रिकवरी का एक पिक्चर यहाँ भी ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे कि मैंने ड्रॉ किया कि निफ्टी में 22,421, 425 के ऊपर ही कोई एक सस्टेनेबल रिकवरी आ सकती है, उसके बाद हम 22,500 को छू सकते हैं। वैसे ही निफ्टी बैंक का केस है। अगर हम 48,200 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर निकलें तो चांसेस है किसी रिकवरी के, तब बाजार थोड़ा सा न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करेगा। अदरवाइज निफ्टी बैंक भी सिंक होके हर्षदा 47,725, 775, वो सुबह जो डिस्कस किया था हमने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको हिट करे, उस बात की गुंजाइश है। तो वीकनेस है स्क्रीन पर, ये परसिस्ट करेगी, मेरा कहने का मतलब ये है। और अगर इसको कम होना है और आपको डाउ फ्यूचर्स से थोड़ा तालमेल बिठाना है हर्षदा, तो आपको निफ्टी स्पॉट पे 22,210, 220, माफ कीजिएगा 22,410, 420, और निफ्टी बैंक पे 48,200 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा एज पर दीज स्टैट्स हर्षदा। जी हाँ, तो ये निफ्टी बैंक के लिए रणनीति साफ है। ऐसे में आज स्टॉक स्पेसिफिकली क्या कुछ हुआ है वो स्क्रीन पर रख देते हैं, फिर हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करेंगे। आज देखिए ट्रेंड मार्केट का जो है वो नेगेटिव है, और कुछ स्टॉक से उम्मीद थी कि वो संभालेंगे ट्रेड को, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब सेल साइड की पोजीशन श्रीराम फाइनेंस में सुबह से अदानी एंटरप्राइजेज, L&T, टाटा कंज्यूमर, ये कुछ काउंटर्स हैं जो सुबह से ही वीक है। मेट्रोपोलिस में 4% का नुकसान, टाटा केमिकल्स, लॉरिस और कोफोज ये दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर 3% तक की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि आज लकीली ये दिग्गज जो आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें सुबह से ही कंसिस्टेंटली तेजी बनी है। एक ONGC जो अब 6% ऊपर, हिंडाल्को जो 3% के गेंस दिखा रहा है, नेस्ले अब 1.25% ऊपर, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का योगदान आया है, वो एक बड़ा पॉजिटिव है। MGL जैसे काउंटर्स और MGL के साथ IGL, गुजरात गैस, ये पूरी गैस कंपनियों का प्ले तेजी में है। एक्साइड पर जो रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की, उसके बाद 3.5% का इजाफा, हिंडाल्को के साथ नाल्को ऊपर,
और वोडाफोन वो एफपीओ के डिटेल्स आते हुए जहां पर 2% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए हैं। तो ये कुछ काउंटर्स हैं, वरना ओवरऑल जो स्थिति है वो मुनाफा वसूली की ज़्यादा देखने को मिली है। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति हो, किस तरह के ट्रेड्स पर आपने फोकस करना है, इस सब पर बातचीत होगी। हमारा पैनल तैयार है अपने कॉल्स देने के लिए। फंडामेंटल्स पर SMIFS के शरद अवस्थी से बात करेंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, राजेश पालविया, शिल्पा रावत और नीलेश जैन हमारा साथ दे रहे हैं। 2:20 पर रॉयल ऑर्किड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर चंदर बालजी से होगी बातचीत। उन्होंने हाल ही में नई प्रॉपर्टी लॉन्च की है, ओवरऑल रूम रेट्स एक्सेट्रा पर बातचीत होगी। 2:30 पर मेटल सेक्टर में आज जो एक्शन बना है उस पर फोकस रहेगा। प्रभुदास लीलाधर के रिसर्च एनालिस्ट तुषार चौधरी हमारा साथ देने वाले हैं। 2:45 पर मार्च के महीने में म्यूचुअल फंड्स ने कहां पर शेयर खरीदे हैं, ये हॉर्मस फटाकिया बताएंगे। 2:50 पर आज मार्केट बिग वॉइस में सिट्रस एडवाइजर्स के संजय सिन्हा हैं। 3 बजे यतिन से डीलिंग रूम का चेक लेंगे। फिर आपके लिए ये भी पेश करेंगे कि आज बीजेपी के मैनिफेस्टो से जुड़े हुए कुछ स्टॉक्स जो रेडार पर होने चाहिए। ये ऑफ कोर्स एक ब्लूप्रिंट है ऑफ सॉर्ट्स कि अगर बीजेपी चुनकर आएगी तो क्या क्या इकोनॉमिक एजेंडा पर फोकस रहेगा, उसके तार बाजार से जोड़ेंगे नीरज बाजपेयी। फिर ऑफ कोर्स मार्केट की क्लोजिंग की तैयारी, STBT, BTST ट्रेड्स और क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो आपने ये पूरे कार्यक्रम में अब तक का क्रम समझा। एक बार इंडेक्स स्क्रीन पे फिर लेके आइए एंड स्पेशली निफ्टी IT अब 550 अंक नीचे। ये दर्शाता है कि अच्छे नंबर्स बुरे बाजार में भी कोई एक्शन नहीं दिखा पाते हैं और अच्छे नंबर्स भी बाजार में बुरे सिंक हो जाते हैं। 550 अंक नीचे। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून सर, आपका इस वक्त का कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून टू यू। इस वक्त वीरू मेरा स्टॉक पसंद है इस वक्त, वो है भारती एयरटेल। इसका सेटअप तो सही है और आज का मूव भी बढ़िया है। गैप डाउन खोलने के बाद मिला है, ट्रेड करा है 1 2 3 4 पर। स्टॉप होगा 1223 पर, 10 रुपए का, ज्यादा नहीं। ऑन द अपसाइड टारगेट है 1245 1250 जोन्स। भारती एयरटेल आज कल में होना चाहिए। भारती एयरटेल पर एक बाय कॉल गावा साहब का है और सुबह में भी इसकी हम बातचीत कर भी रहे थे। मानस, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून अक्षरा जी। तो देखिए, IT स्टॉक्स में लगातार वीकनेस बनी हुई है और बिरला सॉफ्ट एक ऐसा स्टॉक है जिसने अभी जस्ट कुछ मिनटों पहले ही फ्रेश ब्रेकडाउन दिखाया है। तो बिरला सॉफ्ट के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। इस फ्यूचर में आप 721 रुपए 721 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड ले सकते हैं और टारगेट रहेंगे 695 के। तो बिरला सॉफ्ट के फ्यूचर में बिकवाली कर सकते हैं। ऑप्शन में आप 700 वाला पुट ऑप्शन जो 15 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर 11 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन के लिए 24 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, बिरला सॉफ्ट की 700 की पुट एक बार फ्यूचर्स स्क्रीन पे रखिएगा। मिड कैप IT में भी यहाँ पे पेन है। बिरला सॉफ्ट 710 पे ये शॉर्ट ट्रेड है। राजेश पालविया जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? ओके, राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर है गुजरात गैस पे। MGL, IGL, गुजरात गैस कहीं ना कहीं ट्रैक्शन यहाँ पे बना हुआ है। तो देखिए, गुजरात गैस अगर यहाँ पे इस लेवल पे एट लेवल ऑफ 576 लॉन्ग करना है तो मुझे लगता है एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड बनता है। वो स्टॉप लॉस है 565 का और जो टारगेट है जहाँ पे रेजिस्टेंस है वो करीबन 600 के आसपास है। तो गुजरात गैस लॉन्ग करे, जैसे मैंने कहा 565 स्टॉप लॉस और 600 प्लस के टारगेट आएंगे गुजरात गैस के टारगेट्स के लिए। गुजरात गैस में एक अपॉर्चुनिटी, इनफैक्ट इस पूरे पैक पर आगे बातचीत भी करेंगे। शिल्पा जी, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून। मेरा सेल साइड में रहेगा। मुझे लगता है निफ्टी में और थोड़ा वीकनेस एक तो दिन आपको और देखने को मिलेगा अच्छे से। तो यहाँ पे सेल रहेगा हीरो मोटर के फ्यूचर्स में, जो जस्ट अभी 4400 के नीचे ट्रेड करना चालू किया है। तो मुझे लगता है यहाँ पे इवेंचुअली एक दो दिन में आपको ये 4250 से लेके 4200 के लिए भी आपको एक लेवल दिखाएगा। स्टॉप लॉस रहेगा 4470 का। इसको आप ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड ले सकते हैं। एट द मनी 4400 का पुट आप रफली 90 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मुझे लगता है ये आपको टुवर्ड्स 150 से लेकर 180 200 के भी लेवल्स दिखा सकता है। आप इसमें 70 टू बी सेफ 65 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ओके,
तो यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प 4400 के पुट ऑप्शन और ये फ्यूचर शॉर्ट है। मीनवाइल निफ्टी आईटी का जरा एक बार इंट्राडे चार्ट लेके आइए। अभी मैं आपसे बात कर रहा था 550 अंक नीचे, अब करीब करीब 600 अंक नीचे है। और टीसीएस का तो जनाब आप वो हाल देखिए, इसमें कंप्लीट रिवर्सल है, सारी पुट्स डे हाई पे ट्रेड करते हुए, बेहद ही बेहद अगर आप देखें तो निराशाजनक आज टीसीएस का इस वक्त प्राइस परफॉर्मेंस। नीलेश, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त नीलेश? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। बिल्कुल, देखिए आईटी का आप जिक्र कर रहे थे और आईटी स्पेस पे ही हमारी नजर है। बिग का ट्रेड है एचसीएल टेक इस पर्टिकुलर काउंटर पे। लगातार ऊपरी स्तरों से हमें लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं। 1680 के आसपास के टॉप बने थे, उसके बाद लगातार यहाँ पे कोई भी पुल बैक जो भी देखने को मिला है वहाँ पे बिग ही हावी होती हुई नजर आ रही है। अब एक फ्रेश ब्रेकडाउन के चलते यहाँ पे निचले स्तरों पर अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो 1502 के आसपास है और निचले स्तर पर 1480 और 1465 तक के टारगेट के लिए एचसीएल टेक वीक नजर आ रहा है। 1521 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के एचसीएल टेक में बिकवाली करने की सलाह होगी। ओके, तो एचसीएल टेक में बिकवाली का ट्रेड, तो जो सुबह में अच्छी खासी उम्मीद बंधी थी कि आईटी और टीसीएस संभाल लेगा, वो दिन ढलते ढलते देखिए पूरा हवा हो गई है उम्मीद। शरद हमारे साथ जुड़ गए। शरद, आफ्टरनून। पहले तो आपका ट्रेड बताइए, इस समय क्या लेंगे? आईटीसी खरीदने की सलाह होगी। स्टॉक ने ऊपर से ठीक ठाक करेक्शन देखी है। हमारा ये मानना है ग्रोथ रेट्स वगैरह ठीक रहने चाहिए। एफएमसीजी बिजनेस में, सिगरेट बिजनेस में ठीक ठाक कर रहा है, होटल बिजनेस में भी डिसेंट कैपेक्स है और अगले 2 साल में भी वो काफी जो वो प्रॉपर्टीज हैं उनको डेवलप करने की काफी बड़ी योजना रखते हैं। प्लस पेपर बिजनेस में भी हमारे हिसाब से आउटलुक पॉजिटिव रहना चाहिए। और कुल मिला के जैसे जैसे एफएमसीजी में इम्प्रूवमेंट आता है, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि रूरल साइड से जो पुश अभी तक लैकिंग था वो ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहा है, तो वहां से भी डिमांड पुल आना चाहिए, तो उसका भी फायदा एफएमसीजी बिजनेस को मिलेगा। सिगरेट्स में इंटरनेशनली हालांकि मैच्योर हो गया, बट इंडिया में अभी भी इलीगल सिगरेट्स के इश्यूज हैं, तो मुझे लगता है वो बिजनेस को भी बहुत ज्यादा चैलेंज इंडिया में नहीं रहेगा लॉन्ग टर्म में। तो अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी FY25 में लगभग 20 रुपए के आसपास की अर्निंग रिपोर्ट कर देगी और 25 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 500 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से आईटीसी 500 के लक्ष्य के हिसाब से आईटीसी एक बाय साइड का ट्रेड, यहाँ पर तेजी बनेगी। शरद जी, ये टेक्नोलॉजी खासतौर से टीसीएस से उम्मीद तो सुबह में बड़ी बंधी थी कि शायद ये रिकवरी में मदद करेगा। आज कोशिश की टीसीएस ने पॉजिटिव टेरिटरी में रहने की, लेकिन ये फेल हो गया अटेम्प्ट, 4064 तक पर टिका ही नहीं। क्या ये काफी नहीं था? क्या नंबर्स, क्या इन्फोसिस अगर अपनी गाइडेंस उम्मीद से थोड़ी सी बेहतर करेगा तभी जान में जान आएगी इस सेक्टर में? नहीं, मेरे हिसाब से नंबर्स मोर और लेस इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस थे, बट टीसीएस में थोड़ा एक्सपेक्टेशन बिल्डअप अगर आप प्राइसेस में देखें तो ज्यादा है। अगर आप वैल्यूएशंस भी देखें तो 10-12% की ग्रोथ नॉर्मली सब लोग मॉडल कर रहे हैं अगले 2-3 साल टीसीएस के लिए, और उसके सामने जब आप 30 के मल्टीपल के आसपास ट्रेड करते हैं तो थोड़ा होल्ड करना मुश्किल हो जाता है। कंपैरेटिवली इन्फोसिस रिसेंट करेक्शन के बाद एक डिसेंट वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। जो बेटर ग्रोइंग कंपनीज मोस्ट प्रोबेबली हो सकती हैं, जहां कुछ ट्रिगर्स है, एलटीआईएम, टेक महिंद्रा जैसी, वहां पे भी वैल्यूएशंस कंपैरेटिवली बेटर है। तो मुझे लगता है एचसीएल टेक और टीसीएस को थोड़ा वैल्यूएशन वाला एंगल प्ले कर रहा है और नए कोई ट्रिगर्स निकल के नहीं आ रहे जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रेट में थोड़ी अबनॉर्मल बम्प अप मिले। तो उसके एब्सेंस में मुझे लगता है कि ऑब्वियसली जो लार्जर फंड्स हैं उनका फोकस इन्फोसिस पे बेटर रहेगा क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट वहां ज्यादा है। और जहां तक गाइडेंस का सवाल है, मुझे लगता है हो सकता है ये क्वार्टर आपको बहुत ज्यादा कोई ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक नहीं मिले। हालांकि टीसीएस ने भी बहुत पेसिमिस्टिक आउटलुक तो नहीं दिया है, लेकिन ज्यादा करके आप ये उम्मीद करिए कि अगले 2 से 3 महीनों में जैसे जैसे ये इन्फ्लेशन वाला साइकिल मोर और लेस एप डाउन हो जाता है, एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि यूएस मार्केट्स में और इंडियन मार्केट्स में आपको एक काफी बढ़िया रिकवरी देखने को मिलेगी। और खास करके जैसे जैसे यूएस मार्केट में बीएफएसआई जो कि टीसीएस का भी एक बड़ा हिस्सा है, लगभग 30-35% रेवेन्यूज हैं, तो जैसे जैसे वहां रिकवरी आती है मुझे लगता है बीएफएसआई में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपटिक आनी चाहिए जिसका फायदा टीसीएस को भी मिलेगा। बट जो एक चीज टीसीएस के अगेंस्ट में जाती है वो ये है कि वैल्यूएशन शायद थोड़ी सी ज्यादा है कंपेयर टू बाकी कंपनीज, क्योंकि बड़ी कंपनी हमेशा आउट परफॉर्म की है
बट वही एक चीज पॉसिबल है, उसी की वजह से प्रॉब्लम है। बट अगले 3 महीने में मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ज्यादातर कंपनीज में स्मार्ट रिकवरी आएगी इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस भी और नंबर्स भी, इंटरनेशनल बिजनेस में भी, डोमेस्टिक बिजनेस में भी। और इसके अलावा मुझे लगता है कि अगर आपको बेट लेनी है तो वैल्यूएशन वाइज इन्फोसिस टॉप बेट होनी चाहिए लार्जर कंपनी। इस बीच आपके स्क्रीन पर आप देखें तो TCS डे लो की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ, और इस वक्त पूरा निफ्टी IT डे लो पर है और काफ़ी हैमरिंग हुई है यहाँ पर। एक काम करते हैं, जो हमारी TCS की मैनेजमेंट से बातचीत हुई थी, चाहे वो Q4 के मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी को लेके हो या वेज हाइक को लेके हो, सैलरी हाइक को लेके हो, आई मीन मिडिल क्लास, मिड सेगमेंट में और हायर सेगमेंट में एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या इस क्वार्टर के बारे में। आइए पहले इसको सुनते हैं, फिर TCS पे थोड़ा सा अपना ये जो हमारा डिस्कशन है उसको एक्सटेंड करेंगे। ये $13.2 बिलियन की डील विन इस Q4 में कितनी विजिबिलिटी है कि यही रन रेट देखने को मिलेगा फॉर लार्जर पार्ट ऑफ FY25? There is a good set of large deals जो typically market 50 million and above बोलती है, and small wins and smaller wins का भी proportion has been good, except for that one mega win, the proportion has been similar in the past. If you look at deal wins का जो प्रोफाइल है, बोथ कॉस्ट एंड ऑप्टिमाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन का मिक्स भी अच्छा रहा है। टिपिकली हमने मेंटेन किया है कि रेंज जो एक्सपेक्टेड है 7 to 9 बिलियन, उस पर तो कॉन्फिडेंस है, उससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। और यहाँ पर BFSI में कितना समय लगेगा और पिकअप के लिए, क्योंकि इस बार ही आपकी प्रेस रिलीज में भी आप मैन्युफैक्चरिंग हाईलाइट करते हैं लेकिन BFSI की ज्यादा का जिक्र ही नहीं है। तो क्या जहां पर पिछले तिमाही में उम्मीद थी कि कुछ स्थिति ग्रीन शूट्स की तरफ इशारा कर रही है, वो अब तक उगे नहीं है अंकुर? वंस मैक्रो कंडीशंस इंप्रूव होंगे तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि दिल बी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दिल बी द अर्ली इन्वेस्टर्स टू इट, एंड उसका बेनिफिट होना चाहिए बोथ फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी बेट, उनको जो इन्वेस्टमेंट्स करने हैं टू डिफरेंशिएट देमसेल्व्स, एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ दे बीइंग नेट बेनिफिशियरीज। ये हर्षता से जो बातचीत हुई मैनेजमेंट की, आप उसके कुछ मुख्य अंश सुन रहे थे। मीनवाइल प्राइस और आउटलुक हमने सुबह भी शेयर किए थे। डॉक्टर साहब वो सुबह जितने भी ब्रोकरेज व्यूज़ थे वो स्क्रीन पे रखिएगा। एवरेज अगर मैं वो टारगेट्स लेके चलूँ तो वो करीब 46 to 47 की ट्रैजेक्टरी में आ रहे थे, पर एज फार एज जहाँ तक प्राइस का सवाल है अब करीब 3927 पे। मानस से एक आउटलुक लेते हैं इस प्राइस पे। देखिए सुबह 4027 क्रॉस हो गया था, वो था सारे एवरेजेस का क्लस्टर। मानस मान लीजिए किसी की अर्निंग से पहले बाइंग है, वो शायद मेरे ख्याल से अभी भी कोई एक्सट्रीम लॉसेस में नहीं होगा, 25-50 रुपये का हेयर फेयर है। अगर मैं इस चार्ट को देखूं, मतलब वीकली को देखूं या फिर डेली को देखूं, इसने पूरा का पूरा टाइम स्पेंड किया है अप्रॉक्सीमेटली 3880 के ऊपर, वहाँ से हार्डली 50 रुपये का डिफरेंशियल है। अगर पोजीशन है तो क्या करें और क्या क्रिटिकल सपोर्ट रहेगा जिससे देर सवेर यानी आज या कल या परसों में पुल बैक दे सके? और अगर आपकी प्री रिजल्ट्स जो कोई पोजीशनिंग है उस पर एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होगा? 100 EMA की ट्रैजेक्टरी क्या TCS पर? तो देखिए पहले तो अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, क्योंकि जिस तरह IT स्टॉक्स या IT इंडेक्स के सेटअप है उसको देख के लग रहा है कि IT में वीकनेस देखने को मिल सकती है और भी। तो इसलिए TCS में खरीदारी करने की राय इस गिरावट पे नहीं रहेगी। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो बिल्कुल आपने सही कहा, 100 डे मूविंग एवरेज जो 3870-75 की रेंज में है और उसी के आसपास 20 वीक मूविंग एवरेज भी आता है, तो वहीं आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जो एक अगर स्पेसिफिक प्राइस की बात करें तो मेरे हिसाब से 3840 एक बहुत ही बढ़िया स्टॉप लॉस रहेगा। 3840 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी इस गिरावट पे नहीं रहेगी। तो फ्रेश खरीदारी इस गिरावट पर आप अवॉइड ही करें, ये आपके लिए राय बनती हुई। देखते हैं कहां पर संभलता और कब वो नई तेजी बनती दिखाई देती है। अगला ट्रेड और कल से इनफैक्ट जो इम्पोर्टेंट ट्रेड हो जाएगा वो इन्फोसिस का रहेगा, क्योंकि उसके नतीजे आएंगे 18 तारीख को, एक दिन की छुट्टी के बाद जब हम लौटेंगे। इस बीच मार्केट के एक्शन पर नजर रखिएगा। एक स्टॉक जो कंसिस्टेंटली दरअसल ऊपर है वो है ONGC, और शिल्पा जी इस पर एक ट्रेड आप दीजिएगा प्लीज। पूरे ऑयल एंड गैस स्पेस पर अब बात कर लेते हैं।
ओएनजीसी में आज वो एक ब्रोकरेज का टारगेट आया 390 का, उसके बाद स्टॉक को पंख लगे हैं, 6% के गेन्स। सुबह में शायद नहीं लग रहा था इतना इजाफा आएगा, लेकिन आ चुका है। अब क्या किया जाए? अगर सुबह में मिस किया ट्रेड, अब कुछ चेस करने में मतलब है या नहीं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 300 तो आना ही चाहिए, 300 से 320। इनफैक्ट ये पूरा पैक जैसा आपने बोला, आईजीएल हो गया, एमजीएल, ओएनजीसी, गेल, इन सब में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। हमने प्रभुदास लीलाधर में आज रेकमेंड भी किया हुआ है, टेक्निकल डेस्क से ओएनजीसी, डेरिवेटिव डेस्क से हमने आईजीएल में भी इसमें कॉल दिया हुआ है। बट अगर किसी ने ओएनजीसी को मिस किया है और अभी भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो मेरे हिसाब से 300 का कॉल ऑप्शन आप ये सीरीज़ के लिए थोड़ा भी प्ले करें, जो 2 रुपये में चल रहा है, आप इसको एक हीरो ज़ीरो की तरह ट्रेड लीजिए। ये मोमेंटम अगर 1-2 दिन और भी कंटिन्यू करेगा तो ये आपका 2 रुपये वाला बहुत ईजिली 4 से लेकर 6 की तरफ भी मूव कर सकता है। तो क्योंकि रनअप बहुत ज़्यादा आ गया है, तो हम लोग अग्रेसिवली फ्यूचर्स में नहीं करेंगे, विल स्टिक विद ऑप्शन ट्रेड। ऑप्शन ट्रेड 300 वाला कॉल, अगर आप पहले सुबह में नहीं ले पाए हैं ये ट्रेड, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। शरद, आपने नोटिस किया होगा ये आज गेल, एमजीएल, आईजीएल, ये सारे स्टॉक्स बहुत तगड़ा रुझान दिखा रहे हैं। अब इनके पीछे क्या वाकई में वो बीजेपी का संकल्प पत्र में जो लिखा गया है कि हर घर में पाइप्ड गैस पहुंचाने का इनका मकसद रहेगा अगर ये सरकार दोबारा बना लेते हैं, क्या वही ट्रिगर है या फिर कुछ और भी होना चाहिए इस मूव के पीछे? देखिए, गैस कंपनीज में तो हो सकता है वो एक ट्रिगर हो, क्योंकि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा से एक प्राइमरी फोकस रहा है काफी समय से, और गैस की जो टोटल डोमिनेंस है एनर्जी मिक्स में, उसको भी इम्प्रूव करने की बात लगातार कही गई है। 2030 तक के टारगेट्स काफी अग्रेसिव रहे हैं, उस चक्कर में जो बड़ी पाइपलाइन वगैरह बैठाने का काम है वो भी उसी हिसाब से किया गया है, और उसका लास्ट लेग अभी चल रहा है ऑल ओवर कंट्री कहीं कहीं पे। तो मुझे लगता है वो एक एडिशनल ट्रिगर हो सकता है। बट ये वैल्यूएशंस पे एमजीएल, आईजीएल वगैरह तो 10-10, 11-11 के मल्टीपल पे हैं, तो वहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, वैल्यूएशन भी स्ट्रेच नहीं है। बट गेल वगैरह मेरे हिसाब से फेयरली टू फुल्ली वैल्यूड है। बट जैसा मूड माहौल है बाजार में, अगर पीएसयूज को लेके वो अपलिफ्टमेंट रहता है तो थोड़ी बहुत आप री रेटिंग की उम्मीद कर सकते हैं। ऑयल ओएनजीसी में वो उम्मीद आप और ज्यादा कर सकते हैं। ओएनजीसी शायद अभी भी कितना 8-9 टाइम के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वहां से अभी भी गुंजाइश है। गेल मुझे लगता है लगभग फेयरली प्राइस्ड है, और बहुत सारे और डायनामिक्स भी ऑपरेट करते हैं इंटरनेशनली, गैस के प्राइसेस में क्या बिहेवियर होता है नहीं होता है। बट डोमेस्टिक लेवल पे मेरे हिसाब से पाइप्ड गैस एक ट्रिगर हो सकता है, और लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली वो एक टारगेट हमेशा से रहा है सरकार का, तो उसका फायदा इन कंपनीज को मिलना चाहिए। ओके, चलिए, तो गेल पे आपका ये व्यू। इस बीच अगर आप निफ्टी को देखें तो थोड़ा सा और रिट्रेस हुआ है, और अब जो हमने 2 बजे स्टैट्स डिस्कस किए थे जहाँ पे वो 22,300 का पुट राइटर था, अब आप उसके क्लस्टर को बड़ी तीव्रता से जाते हुए टच करने के लिए एक बार टिक बाय टिक चार्ट लेके आइएगा, यानी हम एक बार फिर से इंट्राडे में एक ऑप्शन बेस को वायलेट करने की तैयारी करते हुए। चलिए विषय को थोड़ा सा यहाँ पे बदलते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं ट्रैवल टूरिज्म होटल स्पेस की। और आज हम इसी क्रम में ऑर्किड होटल्स और उनकी मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। हमारे साथ कंपनी के सीएमडी श्री चंद्र बालाजी मौजूद हैं इस वक्त बात करने के लिए। दरअसल उन्होंने हाल ही में एक होटल उड़ीसा के पूरे शहर में एक नया होटल खोला है। इसी प्रकार की विस्तार योजनाओं को लेकर आगे की क्या योजनाएं हैं, मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी और रूम एडिशंस को लेकर सब बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सबसे पहले तो एग्जैक्टली सर ये जो उड़ीसा में आपने ये नया होटल ऐड किया है, एग्जैक्टली इसकी जो कैपेसिटी है, इसके रूम एडिशन कितना हुआ है टोटल, और इसको जोड़ने के बाद आपकी जो टोटल रूम स्ट्रेंथ है वो कितनी पहुंच गई है सर? देखिए, हमारी अभी हमने पुरी में होटल ऐड करा है। ये 56 रूम का होटल है, बीच फ्रंट, तो बहुत अच्छी नई प्रॉपर्टी है। और आने वाले दिन में हम लोग और एक्सपेंशन कर रहे हैं। सांबलपुर में हमारे पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी एक है, और अब और ढूंढ रहे हैं भुवनेश्वर, चिल्का लेक, कोणार्क, ताकि आने वाले साल में हमारी 5-6 प्रॉपर्टी उड़ीसा स्टेट में हो जानी चाहिए। हम लोग ईस्ट में थोड़े वीक थे, बट अभी नॉर्थ, साउथ, वेस्ट में काफी एक्सपेंशन हो गया।
तब कोशिश कर रहे हैं सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट में एक्सपैंड करेंगे। हमारे टोटल अभी 6100 कमरे तो ऑलरेडी हो गए हैं और 106 होटल हो गए हैं, बट अभी और होटल काफ़ी आने वाले हैं इस साल में जो ऑलरेडी साइंड है। तो कुछ होटल जो उम्मीद है जो किसी और ब्रांड पे चल रहे हैं वो शायद हमारे पास आ जाएंगे, या कुछ वैसे होटल हैं जो तकरीबन रेडी हैं वो भी आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि हमारे को इस साल 30 या 35 होटल तो हमारे को ऐड होने ही चाहिए। ओके सर, एग्जैक्टली जैसे कि आपने कहा 106 होटल्स हैं, 6100 आपकी रूम कैपेसिटी है। दैट मीन्स अगर मैं इन 35 होटल्स को और जोड़ के चलूं, मतलब बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल आई मीन टोटल रूम स्ट्रेंथ कितनी होगी और होटल्स की संख्या क्या होगी, जो मतलब निकट भविष्य में मैं अगले अगर 11 महीनों को मान के चलूं सर? नहीं, हमारे तकरीबन 2000 कमरे ऐड हो जाएंगे इस साल में, तो 6000 से 8000 तक हो जाएंगे, ठीक है जी। और होटल जो है 106 मैंने बताया है, तो अगर 30 भी होटल आए हैं तो 135 या 140 होटल हो जाएंगे। चलिए, और तो एक आपका अगर आप small देखें correction, 25 का रूम एडिशन टारगेट हमारी कंपनी का नाम आपने ऑर्किड होटल्स बोला है, पर हमारी कंपनी का नाम रॉयल ऑर्किड होटल्स है, और हमारे ब्रांड जो है ना वो रॉयल ऑर्किड और रिजेंटा होटल्स। रॉयल ऑर्किड होटल। सर मैं क्षमा चाहूँगा, मैं ये जानना चाहूँगा सर कि इस एग्जैक्टली जो हमारा ये जो छुट्टियों का अब समय शुरू हो चुका है, ऑलमोस्ट अगर आप देखें जो परीक्षा का अंत हो चुका है, ये मई जून जुलाई ये 3 महीने बड़े क्रिटिकल होते हैं। आपने कहा कि आपने ईस्ट में अपनी और साउथ इंडिया में थोड़ी सी प्रेजेंस को बढ़ाया है। अगर मैं लास्ट फिस्कल के इसी टाइम ड्यूरेशन को लेके चलूँ तो एवरेज रूम रेट में सर कितना इंप्रूवमेंट है, कितना अप्रॉक्सीमेटली पिछले इस समय अंतराल के, मतलब जो हॉलीडे सीजन था उससे कंपेयर करूं तो कितना एग्जैक्टली परसेंटेज टर्म में हाइक हुआ है अब तक, या फिर आप लेने में सक्षम रहे हैं? नहीं, देखिए 10 to 15% हाइक रहेगा इस सीजन में भी एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, और हमारी कोशिश बिल्कुल जारी है। थोड़ा सा सिटी होटल में इलेक्शन की वजह से लोग थोड़ा कम ट्रैवल करते हैं, बट हॉलिडे डेस्टिनेशन पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल, बिकॉज गर्मी भी बहुत पड़ रही है, बच्चों की छुट्टियां हैं, तो बच्चों को सबको लेके जाना ही है। तो मेरी उम्मीद है कि ये सीजन भी बहुत अच्छा ही निकलेगा। चंद्र जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैं हर्षदा बोल रही हूँ। अगर हमें एक स्क्यू दे सके कि रेवेन्यू मिक्स फिर आपकी लीजर प्रॉपर्टीज से कितना आएगा, क्योंकि अब तक रॉयल ऑर्किड को नॉर्मली लोग स्पेशली शेयर बाजार में एक बिजनेस होटल के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह की आप प्रॉपर्टीज इस समय ऐड कर रहे हैं वो ऑब्वियसली आपने लीजर फुटप्रिंट को और मजबूत करना चाहते हैं। तो कितनी लीजर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी या फिर रूम्स होंगे इन 6100 रूम्स में, अगर उसका एक अंदाजा दे सकें? देखिए, अबाउट 1/4 to 1/3, 25 to 30% of the hotels are leisure hotels. Some hotels are mixed hotels also. Like जयपुर में देखो, वो leisure कम बिजनेस होटल है, तो ऐसे कुछ होटल तो ऐसे भी हैं। और दूसरा, वो टर्नओवर के हिसाब से अगर ग्रॉस टर्नओवर देखी जाए तो उसके हिसाब से वही 25% के करीब आएगा टर्नओवर वहां से। और ऑफ कोर्स हमारे बुक्स में कम आता है, क्योंकि हमारे बुक्स में ये मैनेज्ड होटल्स है मोस्टली, तो उसमें जो फीस होती है वो हमारे बुक्स में बुक होती है, पूरा टर्नओवर हमारे बुक में नहीं बुक होता। पर ओवरऑल आपने जो से पूछा है ये अबाउट 25% के करीब बिजनेस लेजर होटल से आता है। और इन लीजर होटल्स में बिजनेस होटल्स की तुलना में क्या रूम रेट सब ज्यादा बेहतर कमांड होने लगे हैं? क्योंकि आजकल लोग अच्छा खासा पैसा खर्च कर लेते हैं होटल स्टे पर, तो क्या आप हमें अंदाजा दे पाएंगे कि कितना वो वेरीड
मूवमेंट रहा है? कितना नॉर्थवर्ड्स गए हैं एवरेज रूम रेट्स? नहीं, लेजर होटल में तो खैर तकरीबन 20% ही इंक्रीज हो गया, ज्यादा भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि अभी देखिए कोविड के बाद लोग समझते हैं कि भाई चलो जिंदगी छोटी है, एंजॉय कर लो। और वो आजकल यंगस्टर्स की सोच भी ऐसी हो गई है कि बचाना किसके लिए बचाना है, जो पैसे आए उसको स्पेंड करके एंजॉय कर लो, क्रेडिट कार्ड यूज कर लो। और इजी भी तो हो गया ना ट्रैवल। अगर आप देखिए ना, रोड कितनी बेटर हो गई है, आपके एयरलाइन कितनी ज्यादा कनेक्टिविटी आ गई है और कितनी सस्ती हो गई है कनेक्टिविटी। और बुकिंग भी, आप बुकिंग करना चाहें तो इमीडिएटली आपकी वेबसाइट पे जाओ, इंस्टेंटली आपकी कंफर्मेशन आ जाती है। तो इसीलिए ease of travel has become very easy, and then due to social media there's a lot of अगर कुछ से फेसबुक में डाला कि मैं यहाँ पर गोवा में गया था छुट्टी, तो कोई दूसरा उसका देखेगा, सारे फ्रेंड सर्कल, उसके घर में भी हलचल मच जाएगी कि नहीं जी गोवा जाना ही है। तो उससे भी काफी चेंज आ गया इन द होल कंट्री, देयर इज अ टोटल चेंज। और छोटी छोटी लॉन्ग वीकेंड बहुत आ गए। एक साल में कम से कम 20 या 25 लॉन्ग वीकेंड होते हैं। यानी कि अगर वो फ्राइडे सैटरडे संडे हॉलिडे हुआ, मंडे वर्किंग डे है, ट्यूसडे हॉलिडे हुआ, तो 4 दिन की छुट्टी वो लेके वो अपनी फैमिली को चले जाएगा। आई एम श्योर उसका पूरा फायदा मिल रहा है। बहुत फायदा मिल रहा है उसका। चंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू सर, एंड गुड लक। आई एम श्योर नतीजों के बाद आपसे दोबारा बातचीत होगी, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जिस तरह से आप लोग एक्सपैंड कर रहे हैं अपने ओवरऑल ऑपरेशंस को। अच्छा, इस बीच आईएमडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मौसम विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक अपडेट आता हुआ खास तौर से इस साल मॉनसून पर, सीधे वहीं चलते हैं। Parts of the country where below normal rainfall is likely to occur. Some of the area we are not able to exactly find out the signal because noise is more than signal. So some of the things maybe in presentation you will get a clarity where it is a higher rainfall and where it is below normal. As far as the favorable condition, you all know that currently the moderate El Nino conditions are prevailing over the equatorial Pacific region, and the latest our monsoon forecast model says that forecast indicates that El Nino conditions are likely to weaken further to neutral ENSO conditions during early part of the monsoon season, and weak La Nina conditions are likely to be developed further subsequently. Also in the Indian Ocean dipole conditions at present over the Indian Ocean, it is the conditions are present over the Indian Ocean, and the latest climate model forecast indicates that positive IOD conditions are likely to develop during the later part of the southwest monsoon season. And the other signal which is important is the northern hemisphere snow cover extend during the last 3 months, January to March, below normal. It was below normal, hence it is inversely proportional, so it is likely to be having better monsoon rainfall. So most of the conditions statistically it is a favorable condition. And also you know that this year, maybe the last few years, we are able to provide this forecast not only from statistical but also dynamical forecast, so that we are able to give the spatial distribution of the rainfall also the over season. So this is in general, and maybe if you want to any specific, we can have a question answer later. Before that, I want to have a little more detailed presentation from Dr. Mohapatra, Director General IMD, so he can present, and then later on we can take up some of the questions from you. Thank you very much. बड़ा जो टेक अवे वो यही है कि मॉनसून विभाग कह रहा है कि इस बार ही सामान्य रेनफॉल रहने वाली है, फेवरेबल कंडीशंस देखने को मिलेंगे, जो एक पॉजिटिव है। 106% मॉनसून औसतन 106% रहने का अनुमान है। अब वो उसका स्प्रेड कैसा रहेगा, ज्योग्राफिकल स्प्रेड कैसा रहेगा, उसका एक ब्रेकडाउन आएगा कुछ ही देर में, लेकिन एक पॉजिटिव टिक ज़रूर आना चाहिए
इस कमेंट्री पर कि मॉनसून ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, किसानों के लिए बड़ी राहत आ सकती हुई दिखाई दे सकती है कि एक नॉर्मल मॉनसून फेवरेबल कंडीशंस वाला रहने वाला है। क्या ये ट्रिगर काफ़ी है शरद एफएमसीजी कंपनियां टू व्हीलर स्टॉक्स के लिए? एफएमसीजी के और टू व्हीलर दोनों के लिए पॉजिटिव रहना चाहिए। इवन की जो एग्री सेगमेंट को कंट्रीब्यूट करते हैं उनके लिए भी अच्छा रहना चाहिए। और पिछले 2-3 साल से बहुत ज्यादा वैगरीज मानसून में देखी नहीं है। रीजनल डिस्पैरिटीज रहती हैं तो वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रह सकती है, बट ऑन बैलेंस लगभग नॉर्मल रहना चाहिए मानसून। ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है ज्यादातर एफएमसीजी और टू व्हीलर कंपनीज के लिए। इस बीच थोड़ा सा अगर आप देखें निफ्टी हल्का सा अपने ऑप्शन बेस को टेस्ट करके स्थिर होने की कोशिश करता है। 22,300 इस क्लोजिंग में अभी भी याद रखिएगा लगभग 45 मिनट बाकी हैं, क्रिटिकल है ये। और मेरी निगाहें जा रही थी टीसीएस पे, स्थिर होकर क्या कोई पुल बैक देता है। 3934 जिस ट्रजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है, अगले 45 मिनट आप यकीन मानिए इस पूरी एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्रिटिकल रहेंगे। 22,300 पे थोड़ा सा स्थिर होने की कोशिश करता है। इस पर एक आउटलुक लेने की कोशिश करते हैं। एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालवी हमारे साथ हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून। राजेश, आई थिंक हम बात कर भी रहे थे आपसे टीसीएस पे, मेरे ख्याल से लास्ट थर्सडे कोई फ्राइडे को बात हुई थी। वो थ्रेशहोल्ड पॉइंट टीसीएस पे पार हुआ लेकिन कोलैप्स हो गया उसके बाद, और उसका पूरा इम्पैक्ट आपको निफ्टी आईटी पे इटसेल्फ, निफ्टी बैंक पे विजिबल है। अभी आप लोग इंडिसेस को कैसे अप्रोच कर रहे हैं निफ्टी आईटी के इस रिवर्सल को देखते हुए, मॉर्निंग के बाद के 10 बजे के बाद के रिवर्सल को देखते हुए, और आपका ट्रेड क्या है इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, अगर हम डेटा देखें तो अभी जो मेजर पुट बेस बना हुआ है वो करीब 22,200 22,300 ये रेंज में बना हुआ है, और हमें लगता है कि ऑलमोस्ट हम उस रेंज के आसपास अब ट्रेड कर रहे हैं। तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि अगर 22,300 के लेवल को स्पॉट पे होल्ड आउट कर लेते तो यहाँ से एक सपोर्ट बाइंग एक्शन मार्केट में आते हुए दिख सकता है, क्योंकि आज भी देखें तो थ्रू आउट द डे देखें तो मेजर जो पुट राइटिंग देखने को मिली है वो 22,300 22,200 यही स्ट्राइक पे बनते हुए दिख रही है। तो हमें लगता है कि यहाँ से एक पुल बैक के चांस आते हुए दिख सकते हैं मार्केट में। स्टॉप लॉस अभी जो है लॉन्ग साइड के वो हमने 22,250 स्पॉट पे रखे जब तक वो लेवल नहीं टूटते। लॉन्ग साइड के ट्रेड ओपन है। स्टॉक की बात करें अभी यहाँ पे हम, तो हमें लगता है यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा पे फोकस किया जा सकता है लॉन्ग बिल्टअप है आज के सेशन। और स्टॉक में देखें तो थ्रू आउट द सेशन अभी तक का जो दिन निकला है उसमें स्टॉक ने एक नैरो प्राइस रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर है, हमें लगता है महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम बाइंग साइड पे कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इसमें 2115 2120 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो करीब होगा 2055 के आसपास। तो एमएनएम में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती हुई दिखाई दे रही है, और एमएनएम ऑफ कोर्स एक बेनिफिशियरी होना चाहिए। इनफैक्ट एक बार देख लेते हैं एमएनएम, एस्कॉट्स जैसे ट्रेड्स, खासतौर से एस्कॉट्स कंसिडरिंग ट्रैक्टर बिक्री में पिकअप नहीं हुआ है और ये लार्जली मॉनसून पर ही निर्भर रहता है। वहाँ पर क्या सिचुएशन है? एस्कॉट्स 0.29% नीचे, लेकिन ये एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, एंड होपफुली इस बारी थोड़ी सी स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई दे सकती है। पिछले एक महीने में ही एस्कॉट्स में कुछ रिकवरी देखने को मिली है। तो एमएनएम एक बाय कॉल पालविया साहब दे रहे हैं। चलिए इस बीच 4 का चौका की तैयारी कर लेते हैं, और आज दरअसल सस्ता ऑप्शन हम शिल्पा जी से लेने वाले हैं। राजेश सातपुते देंगे एफएनओ का सुपरस्टार, और मानस देंगे चार्ट का चमत्कार। तो मिड कैप फंडा हम शरद अवस्थी से लेंगे। ये सभी ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर अब लेना शुरू करते हैं। इस बीच बाजार की चाल मेट की आउटलुक के बाद भी ज़्यादा कुछ बदला नहीं। इनफैक्ट वीरू ये 22,300 की तरफ एक बार फिर फिसलने लगा है निफ्टी, तो दबाव फिर बढ़ रहा है। रिकवरी आई है, थोड़ी सी रिकवरी आई है करीब 22-23 पॉइंट की, क्योंकि अभी 300 को टेस्ट किया था इसने। थोड़ा टीसीएस रिकवर हुआ है। और आपने जो सुबह हैशटैग स्टॉक मार्क किया था ना मारुति, जरा उसको देखिए एक बार। अभी जरा मारुति स्क्रीन पे लेके आइएगा। करीब करीब 12,480 डे हाई की ट्रजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। वो सुबह हैशटैग में बात कर भी रहे थे कि बाजार में भले ही सॉफ्टनेस हो, लेकिन कुछ स्टॉक्स की कमजोरी को बाजार ने हाथों हाथ लिया, ग्रैब किया, और आप देखिए मारुति डे हाई पर। और मैं इसका जिक्र इसलिए इस वक्त कर रहा हूँ क्योंकि मारुति ने आज एक डीप कट्स के साथ ओपन दिया था 20 डिमा के नीचे, उसके बाद लो लगाया करीब 1200
समझ लीजिएगा 1 की ट्रेजेक्ट्री पे, नहीं 1202 की ट्रेजेक्ट्री में, और 12,470, और ये प्राइस एग्जैक्टली 10 डिमा है। शिल्पा जी, कैसे अप्रोच करेंगे आप मारुति को, इस प्राइस बिहेवियर को? जी बिल्कुल, मारुति में स्ट्रेंथ बहुत है। आज ऐसे मार्केट में भी इसने अच्छा खासा पुल बैक दिखाया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मारुति में आप डेफिनेटली लॉन्ग जा सकते हैं। ये आपको 12,700 के लिए वापस एक आपको देगा चांस। तो यहाँ पे ऑन डिक्लाइंस टुवर्ड्स 12,200 ऑन एवरी डिक्लाइन आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे 12,500 का कॉल, जस्ट अ सेकेंड, यस 12,500 का कॉल जो 188-190 रुपीज़ में ट्रेड कर, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थोड़ा ऑन डिक्लाइन आपको मिले टुवर्ड्स 150 तो भी बाय कीजिए। 120 का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है ये आपको वापस टुवर्ड्स 300-360 ट्रेड करते मिलना चाहिए। ओके, तो मारुति वाला ट्रेड 12,500 वाला ये कॉल आप लेकर चलेंगे तो एक अपॉर्चुनिटी है। अच्छा चलिए, अब फटाफट से लेकर आते हैं आपके लिए 4 का चौका, और शिल्पा जी आप ही ने वो पहला ट्रेड देना है। जी मेरा सस्ता ऑप्शन अगेन थोड़ा ऑन द सेल साइड पुट साइड में रहेगा। यहाँ पे हम होपिंग कि मार्केट 1-2 दिन आपको और तंग यहाँ पे करेगा। तो ग्रैंड न्यूज़ में एक फ्रेश ब्रेकडाउन है 420 के नीचे, ये टुवर्ड्स 400-380 जाना चाहिए। तो यहाँ पे 400 का पुट ऑप्शन जो रफली 5 रुपये 30 पैसा में अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 2 रुपये का रखिए। टारगेट्स टुवर्ड्स 9 से लेके 11 आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, और एफएनओ सुपरस्टार अब राजेश पालवे जी बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या पिक करेंगे आप। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? माफी चाहूंगा, मैं राजेश सतपथी जी से बात करते हैं। राजेश सतपथी जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी देखिए, मेरा कॉल सेल साइड का होगा, वो रहेगा पीडीलाइट। मैंने आई थिंक सुबह भी इस पे बात की थी, और इसमें वीकनेस अभी भी, इनफैक्ट अभी फ्रेश लो बना रहा है। तो मुझे लगता है पीडीलाइट इवेंचुअली 2,900 का सपोर्ट तोड़ के 2,850 तक जाएगा। तो 50 पॉइंट का डाउनफॉल मुझे पीडीलाइट में लगता है, तो सेल करे पीडीलाइट। स्टॉप लॉस होगा इसका 2,940 का। वीरेंद्र जी, मैं एक चीज यहाँ पे और जोड़ूंगा, 2,950 ये इसका 50 डीएमआ है, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक ही है, तो यहाँ पे सेल करना है पीडीलाइट। पिडिलाइट, और ये सुबह में भी इनफैक्ट राजेश जी कह भी रहे थे कि पिडिलाइट में एक बिकवाली का ट्रेड साफ तौर से बनता हुआ दिखाई देगा, शॉर्ट साइड पर ही रहे। मानस, आपका चार्ट का चमत्कार? देखिए, चार्ट के चमत्कार के लिए आईसीआईसीआई बैंक में बिकवाली करने की राय रहेगी। अब आईसीआईसीआई बैंक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसल गया है। 60 मिनट चार्ट पे आपको लोअर टॉप लोअर बॉटम क्लियरली दिखेंगे। तो आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे आप बिकवाली कर सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेज है वो 1091 1091 के रहेंगे। करंट लेवल्स पे आप बिकवाली करने का ट्रेड लीजिए, और जो टारगेट रहेंगे वो 1060 के रहेंगे आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर में। अगर पुट में ट्रेड करना चाहे तो 1080 वाला पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। 12 रुपए के आसपास वो पुट ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 20 रुपए के टारगेट सेट करना है। जी, मैं एक सेकंड के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्ट होना चाहूँगा। बैंक निफ्टी लेके आइएगा। बैंक निफ्टी सिंक होता हुआ और अब डे लो की ट्रैजेक्टरी में, मेरे मतलब आप समझ लीजिएगा कि जब से ये 4 का चौका का क्रम शुरू हुआ है, मात्र अगर आप देखें 5-7 टिक्स में इसने 880 से 810 की ट्रैजेक्टरी को छुआ। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली जैसे कि हम 2 बजे बात करते थे ना कि 48,000 पे कॉल राइटर है, इतना स्ट्रॉन्ग ग्रिप लिया। वी आर एट डे लो, और निफ्टी बैंक का जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, याद रखिएगा, वो 47,737 पे प्लेस्ड है इस वक्त। अभी जो मानस ने सेल कॉल दी आईसीआईसीआई बैंक, वी आर एट डे लो। बैंक निफ्टी इस पर ज़्यादा दिक्कत में है, और कुछ दिग्गज स्टॉक फ्यूचर्स में एलएनटी भी डे लो पे आके ट्रेड करता है। खैर, एक काम करते हैं, थोड़ा सा विषय को एक बार फिर से वहीं पे ले जाते हैं। 4 का चौका में शरद अवस्थी जी के पास चलते हैं आज का मिड कैप फंडा पिक करने के लिए। शरद, क्या पिक कर रहे हैं आप? एक्सो नोबल इंडिया डीलक्स पेंट बनाने वाली कंपनी, मेनली कोटिंग्स और B2C और इंडस्ट्रियल कोटिंग्स वगैरह बनाने की कंपनी है। कंपनी ने पिछले 2-3 सालों में अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को लगभग डबल किया है। टायर 2 टाउन्स में, विलेजेस में अपनी पहुंच को बढ़ाया है, जिसका फायदा आने वाले समय में नंबर्स में दिखना चाहिए। इसके अलावा लगातार नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, चाहे एल्युमिनियम को पेंट करने के या OEMs के संग नए टाइप्स किए हैं। टाटा के संग टाइप किया वाटर बेस्ड पेंट्स का, उसमें उनको काफी बढ़िया सक्सेस मिल रही है।
इसके अलावा मरीन एक सेगमेंट है, मरीन कोटिंग्स में भी है वो, जहां उनको काफी सफलता मिल रही है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से सोलर और प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स प्लस आपका और डिफेंस में, मरीन वगैरह में जिस टाइप की एडिशनल रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, उसका फायदा इस कंपनी को मिलना चाहिए। इसके अलावा डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में भी लगातार नए प्रोडक्ट लॉन्चेस उन्होंने किए हैं, उसका फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। ज्यादातर अगर आप अक्रॉस द बोर्ड पेंट कंपनीज देखेंगे तो ज्यादातर कंपनीज 35-40 टाइम पे ट्रेड कर रही हैं। ये कंपनी लगभग आपको अगले से इस साल हम उम्मीद करें 100 रुपए के आसपास की अर्निंग आएगी FY25 में। तो उस पे लगभग कंपनी 24-25 टाइम ट्रेड कर रही है, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि 100 एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, 10-15% एडिशनल ग्रोथ, जैसे जैसे तेल की कीमतें नीचे आती हैं वहां पे भी रॉ मटेरियल प्रेशर ईज होना चाहिए। और तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि 10% की अपसाइड और अर्निंग्स में रेटिंग हो सकती है आने वाले समय में। बट 100 रुपए के हिसाब से भी अगर आप पकड़ के चलें तो मुझे लगता है 30 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए कंपनी को। रिटर्न रेशियोज वगैरह स्ट्रॉन्ग है, काफी बढ़िया डेवलपमेंट रिसेंटली कंपनी ने की है। तो 3000 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से एक्सो नोबेल इंडिया। ओके, तो एक्सो नोबेल एक ट्रेड इस समय आता हुआ। सारे मैं ट्रेड्स आपके लिए कर रही हूँ रिकैप। ग्रैन्यूल्स जहाँ पर 400 का पुट सुझाया है शिल्पा ने, एक सेल साइड का ट्रेड है। 5 रुपए पर मेंशन किया था, 560 हो गया, 9 और 11 रुपए के टारगेट्स रहेंगे। पिडिलाइट पर भी एक शॉर्ट साइड का ही ट्रेड राजेश सातपुते दे रहे हैं 2850 का, और ICICI बैंक भी सेल किया है मानस ने, ये भी आगे वीकनेस दिखाएगा, 1060 का टारगेट रहेगा। और एक्सो नोबेल हाउएवर इस बीच तेजी का ट्रेड साबित हो सकता है, 3000 के लिए एक मौका आपके लिए उभर कर आएगा। इस बीच मार्केट फिर से कोलैप्स करता हुआ अब 22,300 को दोबारा टेस्ट करने की स्थिति आ चुकी है निफ्टी में। लेकिन निफ्टी बैंक देखिए, निफ्टी बैंक दोपहर में ज़्यादा बिखरने लगा है, 780 अंकों का नुकसान इधर। ताज़ा सेल साइड की पोजीशंस आती हुई अब 1.5% नीचे आपको दिखाई देगा। HDFC बैंक का स्टॉक, तो इंडसइंड बैंक भी 1.5% गंवा चुका है। SBI में 1% से ज़्यादा का नुकसान। इन स्टॉक्स में दरअसल बिकवाली की पोजीशंस और इंटेंसिफाई होती दिखाई दे रही हैं। और ICICI बैंक जो अभी अभी मानस ने शॉर्ट करने का कॉल दिया, वो पूरे 2% नीचे है। तो टॉप लूजर्स में ये शामिल है इस समय। एक बार कोटक भी लेकर आते हैं स्क्रीन पर, क्योंकि वहाँ पर भी दरअसल सुबह में वीकनेस का इशारा था और वो काउंटर भी कोलैप्स कर चुका है। 1 से 2% का नुकसान निफ्टी के बैंकिंग मेजर्स दिखा रहे हैं, और ओवरऑल निफ्टी बैंक भी फिसलता हुआ। तो ये है मार्केट का हाल। अब 800 पॉइंट का नुकसान निफ्टी बैंक दिखाता हुआ। वीरू, स्थिति फिर से गंभीर होती हुई गंभीर होती हुई, और 28 मार्च के बाद, जैसे कि हम मॉर्निंग कमेंट्री बात कर रहे थे, डायरेक्टर साहब मॉर्निंग के लेवल्स लेके आइएगा बैंक निफ्टी में। एक बार थोड़ा सा लेवल देख लेते तो गाइड मिल जाती है। एक बात क्या हुई थी कि द मोमेंट यू विल ब्रीच फर्स्ट बेस 48367210, और आप बैंक निफ्टी के हालात देखिए, जैसे ही वो बेस ब्रीच हुआ ना, पूरे दिन कभी भी लौट के रीगेन नहीं किया हमने। और आप देखिए 210 वो पॉइंट था, और इंटरडे हाई भी 48 से 175 ही रहा, 210 नहीं गया। अब लास्ट लेवल था 725, लास्ट लेवल था 725, बेस 1 टूटा तो हम 725 जाएंगे। ऑलमोस्ट 725 पे हम आ चुके हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी अब जो अभी कुछ देर पहले, यानी लास्ट वेडनेसडे को ऑल टाइम हाई छुआ था, मात्र 2 सेशन में अपने इसने 20 डेमा को अप्रोच किया। मतलब ये बहुत ही तीव्र गति से इसने, अगर आप देखें 20 डेमा को अप्रोच किया है। माना सेंस आपने जो ये बाइक, और एक बार बताऊँ मैं आपको, ये बीते 20 मिनटों का जो फॉल है ना, मैं आई थिंक उसी को देखने में बहुत देर से एंगेज था। वो निफ्टी IT ने स्पॉन्सर नहीं किया है, वो स्पॉन्सर किया है निफ्टी बैंक ने, क्योंकि उस घड़ी में जब निफ्टी बैंक 20 डेमा की तरफ जा रहा था, निफ्टी IT में तो आप ये समझिए कि 100 पॉइंटों का पुल बैक था। तो ये पेन आया है बैंकों से। मानस निफ्टी बैंक पे आपका टेक क्या बन रहा है? अगर ये 47,725 की ट्रैजेक्टरी भी वायलेट करता है तो प्रोजेक्शन क्या बैंक निफ्टी बनेगा आपके अनुसार? क्योंकि सारे दिग्गज स्टॉक फ्यूचर्स डे लो पर हैं, एंड स्पेशली HDFC बैंक। तो देखिए, अगर ये 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला, और देखिए ध्यान रखिए, सेल रिकमेंडेशन देने का एक रीजन ये भी था ICICI बैंक में, क्योंकि बैंक निफ्टी वीक लग रहा था। लास्ट वीक एक डोजी पैटर्न बना है वीकली चार्ट पे। आज स्टॉक ने मॉर्निंग में 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला और वहां पर ट्रेड होने लगा। तो वो देख के लग रहा था कि शायद 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके 47,240 की तरफ जाने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। तो आई थिंक यहाँ से भी करीब 400-500 पॉइंट की गिरावट अभी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो ट्रेड लेना होगा तो वो अभी भी शॉर्ट साइड पे ही होगा। मेरे ख्याल से अब आप 47,800 का जो पुट ऑप्शन है बैंक निफ्टी में वो ले सकते हैं। 47,800 का पुट ऑप्शन 500 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है।
उसमें आपको स्टॉप लॉस 375 का लगाना है, लेकिन ऊपर की तरफ 700 से लेकर 750 रुपए तक के भाव इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक पर्सपेक्टिव निफ्टी बैंक पर इस समय बनता हुआ कमजोरी तो साफ दिख रही है स्क्रीन पर। चलिए अब मार्च के महीने में, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की तरफ से थोड़ी सी रीजिगिंग होती है पोर्टफोलियो में, किन किन स्टॉक्स में हमने देखा है कि खरीदारी हुई है, उसका एक पर्सपेक्टिव स्क्रीन पर रखते हैं। हॉर्मज हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने इनफैक्ट अक्रॉस म्यूचुअल फंड्स ये देखा है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज़ी या फिर बिकवाली की पोजीशंस आई हैं, कहाँ पर चर्न देखने को मिला है। हॉर्मज क्या कहता है डेटा? कैबिनेट के फेरबदल की तरह म्यूचुअल फंड्स में भी फेरबदल तो हुआ ही है, मगर रुझान काफ़ी साफ दिखाई दे रहा है मार्च के महीने में भी। अब लार्ज कैप से अगर हम शुरुआत करें तो लार्ज कैप्स के महीने में जिन शेयरों में म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी की है उसमें रिलायंस और TCS शामिल है। मगर हम कई महीनों से ये बात कर रहे हैं कि गैर सरकारी बैंक्स जो है, प्राइवेट बैंक्स जो है, उनमें वैल्यू नज़र आ रही है, और इसी बात से कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक में भी म्यूचुअल फंड्स ने मार्च के महीने में खरीदारी की है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स में खरीदारी हुई है। ICICI बैंक में म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली की है मार्च के महीने में, और सरकारी बैंकों की तरफ से रुझान जो शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है उससे यह है कि SBI में म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली की है मार्च के महीने में, और श्रीराम फाइनेंस में भी लार्ज कैप शेयरों में बिकवाली हुई है। बात करें कुछ मिड कैप स्टॉक्स की तो इसमें एक इंटरेस्टिंग नाम जो उभर कर आता है वो इंडस टावर्स है, क्योंकि इस कमजोर बाजार में भी स्टॉक ऊपर है और 2024 में स्टॉक 60% से ऊपर चल चुका है ऑलरेडी, क्योंकि वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड काफी सारे इश्यूज चल रहे थे उनके पेमेंट से लेकर, तो 60% स्टॉक ऊपर है और इसमें खरीदारी की है म्यूचुअल फंड्स ने। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जुबिलेंट फूडवर्क्स में जो कि स्टॉक इस साल 20% नीचे है, उसमें भी म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी की है। अब उन मिड कैप्स की अगर हम बात करें जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली की है, उनमें नाम देखा जाए तो सुंदरम फाइनेंस, संवर्धना मदरसन, अशोक लेलैंड, APL अपोलो, रैमको सीमेंट्स। कोई ऐसा खास बड़ा नाम इसमें नहीं नजर आ रहा जहां पर म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली की है। पर अगर हम स्मॉल कैप्स की बात करें तो वहां बड़े नाम है आदित्य बिरला, सन लाइफ, AMC जो अभी भी अपने IPO प्राइस से काफी नीचे चल रहा है, वहां पर म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी की है। NLC इंडिया में म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी की है, और आवास फाइनेंशियल्स एक ऐसा नाम है जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी की है। उन स्मॉल कैप शेयरों की हम बात करें जहां पर म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली की है, वहां अमारा राजा एक नाम है। हमने काफी महीनों पहले ही हाईलाइट किया था कि म्यूचुअल फंड्स दोनों एक्साइड और अमारा राजा में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं। यहां पर मार्च के महीने में म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली की है अमारा राजा में। बाटा, NMDC तो अभी का हाल फिलहाल का आउट परफॉर्मर है, मगर बाटा जो काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है उसमें भी म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली की है। कुछ ऐसे स्मॉल कैप्स जहां पर म्यूचुअल फंड्स ने कंप्लीट एग्जिट की है, उसमें फोर्स मोटर्स, एसोसिएटेड अल्कोहल्स, JBM ऑटो, GPT इंफ्रा शामिल है। मगर कुछ नाम मैं और हाईलाइट करना चाहूंगा जो कि एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड दिखा रहे हैं। उनमें से एक नाम है टाटा केमिकल्स का। टाटा केमिकल्स आप वाकिफ होंगे कि पिछले महीने जब टाटा सन्स की लिस्टिंग होने वाली थी और जब जिस तरह का उछाल आया था इस स्टॉक में, वहां पर स्टॉक में उछाल आया था, फिर करेक्शन हुआ था, और इसमें इस वजह से क्वांट म्यूचुअल फंड और ICICI प्रूडेंशियल ने हिस्सेदारी खरीदी है टाटा केमिकल्स में। एक दूसरा नाम जो है वो है इरेडा, जो कि एक अपने IPO प्राइस से काफी उछाल दिखा चुका था। वहां पर 3 फंड्स है, निप्पॉन इंडिया, कोटक और ICICI प्रूडेंशियल, उन्होंने कंप्लीट एग्जिट की है मार्च के महीने में। टाटा टेक्नोलॉजीज एक और टाटा ग्रुप का नाम है जो कि अपने IPO प्राइस से तो ऊपर है पर अपने लिस्टिंग प्राइस से नीचे चल रहा है। वहां पर निप्पॉन इंडिया, MF और ICICI प्रूडेंशियल ने एग्जिट कर ली है। कुछ और नाम जो आपकी स्क्रीन पर आएंगे जहां पर MF ने म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी की, एक लैंसर कंटेनर लाइंस, ये स्टॉक आया है इसमें जहां पर क्वांट म्यूचुअल फंड ने 2.5% हिस्सा खरीदा है। और यहां पर एक FMCG में फेरबदल आपको नजर आएगा क्योंकि एक्सिस म्यूचुअल फंड ने HUL से अपनी पोजीशंस एग्जिट कर ली है और उसकी जगह कोलगेट पामोलिव में अपना हिस्सा खरीदा है। और कोटक म्यूचुअल फंड और ICICI प्रूडेंशियल ने ICICI सिक्योरिटीज में हिस्सा खरीदा है, जबकि स्टॉक डीलिस्ट होने की कगार पर है, पर इन म्यूचुअल फंड्स ने हिस्सेदारी खरीदी है। तो काफी सारे नाम है, बट लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स की तरफ रुझान ज्यादा है और कुछ PSUs में हिस्सेदारी बढ़ी है और कुछ में घटी है। बैक टू यू। शुक्रिया हॉर्मस इस अपडेट के लिए। तो क्लियरली बैंक्स में भी एक थोड़ा बहुत चर्न देखने को मिला है। हॉर्मस वो डेटा पॉइंट आपके सामने रखते हुए कि कहां पर वो बड़ा मूव देखा गया है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। इस बीच बाजार का इस समय का जो ताज़ा पेन पॉइंट है वो बैंक निफ्टी ही बना हुआ है। चलिए कुछ और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और HP, BP, IOC स्क्रीन पर लाते हैं क्योंकि वहाँ पर भी अब क्रैक्स थोड़े से गहराने लगे हैं। BPCL आप गौर करेंगे तो 2% नीचे, HPCL भी 2% गवा चुका है, IOC भी इस तरह का मूव दिखा रहा है।
शिल्पा जी, क्या पोजीशन और कटेगी? मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जैसे हमने बोला है कि थोड़ा कॉशियस स्टांस अभी हम लोग को लेना चाहिए, तो आई विल स्टिक विद सेल व्यू इन एवरीथिंग। और क्योंकि बीपीसीएल, आईओसी और एचपीसीएल सब में हमने ऑलरेडी एक अग्रेसिव मूवमेंट देखा हुआ है, बट यहाँ पे मुझे लगता है बीपीसीएल में स्टिल एक स्कोप है कि आप यहाँ पे एक डाउन साइड मूव टूवर्ड्स 570 देख सकते हैं, क्योंकि 600 के नीचे ये जितना टिकेगा इतना इसके लिए वीकनेस है। 570, 560 एनीथिंग कैन हैपन। चलिए, अब ऐसे में अगर दूरदर्शिता जो बाजार काफ़ी कमज़ोर पड़ रहा है, अगर कोई सही इंसान है तो वह है संजय जी। संजय जी से बात करते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, संजय जी की हमारी पौराणिक कथाओं में, महाभारत में जिक्र क्यों किया गया, आपको मालूम ही होगा। संजय जी नमस्कार। आपकी दूरदर्शिता को प्रणाम। ये बताइए क्या लग रहा है, आई मीन पहले दो हफ्ते में, आई मीन ये 2 ट्रंकेटेड वीक थे, दोनों में छुट्टी थी एक, और ये छुट्टी इतनी भारी पड़ रही है। एक बार इन्फ्लेशन की फिगर, उसके बाद आई थिंक ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती हुई इंडियन मार्केट्स को। लुक एट निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप, ये थोड़ा ओवरडन हो चुका है ऑलरेडी। और आपको क्या ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस थोड़ा सा एस्केलेट होती हुई नजर आ रही है क्या? आपका व्यू क्या बन रहा है इस डिप को लेकर? तो देखिए वीरेंद्र जी, बाजार में शॉर्ट टर्म में इवेंट्स का असर, मीडियम टर्म में लिक्विडिटी का असर और लॉन्ग टर्म में वैल्यूएशन का असर पड़ता है। तो अभी जिस तरह के इवेंट्स हमारे आसपास घट रहे हैं, उनका बाजार पे दबाव बनना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि हम अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में क्रूड इंपोर्ट करते हैं मिडिल ईस्ट में। अगर ईरान और इजराइल के बीच जो अभी टेंशन है, अगर वो फुल फ्लेज वॉर में परिवर्तित हो जाती है, तो क्रूड का दाम कहाँ जाएगा ये सॉर्ट ऑफ फोरकास्ट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसका असर डायरेक्टली हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा, हमारे फॉरेक्स पे पड़ेगा, हमारे इंपोर्ट बिल पे पड़ेगा, ये तो बिल्कुल निश्चित है। तो इस बैकग्राउंड में अगर आज भारतीय बाजार पे दबाव है तो ये बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है। और दूसरी बात भी अगर हम देखें तो जिस तरह की रैली हम लोगों ने पिछले कुछ 2 सप्ताह में खास करके देखी है, उस रैली के बाद अगर प्रॉफिट टेकिंग के लिए कोई बहाना भी मिलता है तो लोग प्रॉफिट भी लेना चाहेंगे। तीसरी बात तो ये है कि हम अब रिजल्ट सीजन में प्रवेश कर चुके हैं। एक बड़ी कंपनी का रिजल्ट आ भी गया है और आगे बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट आएंगे, तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी तो ऐसे भी जिस समय क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं उस समय रहता है। तो सब मिला जुला अगर आप देखें तो ये बिल्कुल मतलब एक वॉलेटाइल पीरियड का माहौल तो बना ही था, और उसमें जो बचा कुचा असर था वो इजराइल और ईरान के टेंशन ने पूरा कर दिया। तो हमें इस वॉलेटिलिटी को अपने मार्केट स्ट्रैटेजी में शामिल करना पड़ेगा और उसको वॉलेटाइल मार्केट में ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अच्छा संजय सर, ये बताइए कि ये टीसीएस के रिजल्ट्स आपको कैसे लगे? स्पेशली आई थिंक जो मार्जिन फ्रंट पर उन्होंने करके दिखाया एक बहुत ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में, और जिस प्रकार का आई थिंक बाकी नंबर्स थे, रेवेन्यू या फिर बॉटम लाइन, मार्जिन की ट्रैजेक्टरी सबको देखने के बाद, और स्पेशली इस बात पे फोकस करते हुए कि लार्ज कैप आईटी में प्राइस डैमेज भी हुआ था, निफ्टी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे था, निफ्टी आईटी इवन अपने प्रीवियस स्विंग हाई को नहीं रीगेन कर पाया था। बाजार लार्ज कैप आईटी पे एक सेंस क्या बनाएगा इन नंबर्स के बाद, एंड स्पेशली आज के प्राइस सेक्शन को देखने के बाद, जब निफ्टी आईटी डे लो पे क्लोज हो रहा है, टीसीएस डे लो पे क्लोज हो रहा है, आपका सेंस क्या कह रहा है स्पेशली लार्ज कैप आईटी पे सर इन नंबर्स के बाद? तो देखिए, एक्सेंचर के रिजल्ट और उनके स्टेटमेंट्स के बाद आईटी के प्रति लोगों का नजरिया पहले से ही मायूस था और पहले से और ज्यादा मायूस हो गया। उस बैकग्राउंड में अगर ये ग्लोबल टेंशन्स नहीं होते तो टीसीएस का जिस तरह का रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के कारण इस सेक्टर को ज्यादा सहारा मिला होता। और आज भी अगर आप देखें तो भले अभी हमको आईटी में इंडेक्स में और इंडिविजुअल स्टॉक्स में वीकनेस दिख रही है, लेकिन अगर आप एनालिस्ट से बात करें तो वो उनका व्यू अभी भी है कि भले FY25 में व्यू अगर चैलेंजिंग है, FY26 में वो डबल डिजिट ग्रोथ की अपेक्षा बड़े आईटी कंपनी से कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो वीकनेस हम देख रहे हैं आज आईटी में,
अगर आप इसको कंपेयर करें बाकी सेक्टर से, अगर आप देखें तो एक तरह से एफएमसीजी स्टॉक्स को अगर आप देखें तो वहां भी तो वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, लेकिन उनकी वैल्यूएशंस को अगर आप आईटी सेक्टर की वैल्यूएशन से कंपेयर करें तो उनके वैल्यूएशंस तो बहुत ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से कुछ समय के बाद ये सैनिटी बिल्कुल लौटेगी आईटी सेक्टर में, कि जो आज हमारा आउटलुक बना है वो अधिकतर इस बात से बना हुआ है कि यूएस में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इंडियन आईटी के लिए कम होता जा रहा है, बजट्स कम हो रही हैं। लेकिन हम इस बात को कैसे भूले कि जो अब तक आईटी में जो अपॉर्चुनिटी आया, भले वो Y2K से शुरू हुआ हो, लेकिन जो आईटी सर्विसेज को जिस तरह से इंडियन आईटी कंपनीज ने कैप्चर किया, तो आज जो डिजिटल अपॉर्चुनिटी है वो एआई में हो, एमएल में हो, या इस तरह के कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, तो उसका फायदा इंडियन कंपनीज क्यों नहीं उठाएंगी। और अगर आप देखें तो जिस तरह का बिजनेस मिक्स आज की बड़ी आईटी कंपनीज का भी हो गया है, उनके बिजनेस में भी एक बड़ा हिस्सा पहले तो डिजिटल की तरफ था और अब वो एआई की तरफ झुक रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो प्राइस की वीकनेस है वो इस सेक्टर के लिए एक्चुअली अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है, ना कि लॉन्ग टर्म नेगेटिव आउटलुक। ओके, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी, ये ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी की बात हुई, लेकिन जिस तरह की स्थिति इस समय मार्केट में उभर कर आई है, क्या आप इस डिप का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे और बैंक्स जैसे दिग्गजों में पोजीशन लेंगे, या फिर थोड़ा सा मामला ग्लोबल फ्रंट पर आप इंतजार करेंगे कुछ संभलने का? तो उसमें ऐसा है, देखिए हर्षिता जी, कि किसी भी समय बाजार का पीक इंडिविजुअल स्टॉक्स या इंडिविजुअल सेक्टर्स का पीक नहीं होता, और बाजार का बॉटम और इंडिविजुअल सेक्टर्स और स्टॉक्स का बॉटम नहीं होता। हर समय एक सिक्लिकल साइकिल में सेक्टर्स अपने आप अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं और आपको उन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। अभी अगर कुछ दिन पहले देखिए तो जब सेबी ने मिड एंड स्मॉल कैप्स के बारे में एक वार्निंग अलर्ट इशू किया था, तो उसके बाद जो गिरावट आई मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में, उसमें बुरे स्टॉक्स तो गिरे, साथ में बहुत सारे अच्छे मिड कैप स्टॉक्स है वो भी गिर गए, तो आपको वो अवसर मिला। आज जैसे कि बीजेपी का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है और जिस तरह से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव और इंडिविजुअल कुछ 3-4 सेक्टर्स को भारत में पहल देने की बात की है, तो यही पॉलिसी की कंटिन्यूटी अगले जो उनका स्टेटमेंट है कि अपने चुनाव खत्म हो जाने के पहले 100 दिन के अंदर का एक रूपरेखा, एक ब्लूप्रिंट, एक प्लान तैयार है। तो मेरे ख्याल से जो इंटरिम बजट आएगा वो हमारे ख्याल से पॉलिसी अनाउंसमेंट्स का प्लेटफॉर्म होगा, जहां पर अगले 5 साल की पॉलिसीज अनाउंस की जाएंगी। तो अगर आपको इन सेक्टर्स में अगर वीकनेस मिलती है तो हमारे ख्याल से ये तो एक अच्छा अवसर रहेगा उन सेक्टर्स में अपनी पोजीशन को और भी बढ़ाने की। रही बात हर्षिता जी, चूंकि आपने बैंकिंग की खास तरफ से चर्चा की है, तो मेरे ख्याल से ये क्वार्टर भी बैंकिंग के लिए एक अच्छा ही क्वार्टर होगा, जैसा कि पिछला क्वार्टर गया है। और भले अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन अब उस लेवल से नहीं बढ़ पाएंगे जैसा कि पहले बढ़े हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का जो माहौल है उसमें अगर आपने पहले लोन के रेट्स बढ़ा दिए तो अब डिपॉजिट के रेट बढ़ गए हैं, तो भी लोन ग्रोथ की जो ट्रेंड दिख रही है उससे मुझे लगता है कि बैंकिंग के रिजल्ट्स अच्छे होंगे और बैंकिंग में आपका जो पोजीशन है वो बना रहना चाहिए, और अगर अंडरवेट है तो अपने पोजीशन को आपको इस माहौल में बराबर की वेट पे कर लेना चाहिए। संजय जी, एक बड़ा पर्सपेक्टिव अगर आप मेटल साइकिल पर भी दे सके, क्योंकि पिछले हफ्ते तक हम सुपर साइकिल की बात कर रहे थे, आज हम देख रहे हैं वो ट्रेड फट गया है फेरस नॉन फेरस में, जहां पर हम देख रहे हैं नॉन फेरस को ज़्यादा तवज्जो मिल रहा है। एंड परहैप्स जिस तरह से एल्यूमिनियम निकल के दाम आसमान छू रहे हैं, ऑल कर्टसी यूएस यूके के ताज़ा सैंक्शंस जो रशिया से आ रहे हैं मेटल पर लगे हैं, क्या ये सुपर साइकिल जारी रहेगा या फिर क्लियरली अब बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होगा? देखिए हर्षिता जी, इस पर व्यू मैं थोड़ा सा संभल के दूंगा, क्योंकि मेटल पर और कमोडिटी प्राइसेस पर हमारी पकड़ उतनी मजबूत नहीं है।
लेकिन मेरा ये मानना है कि मेटल का आउटलुक अगर सिर्फ डिमांड और सप्लाई पर निर्धारित होता तो कोई व्यू लेना ज्यादा आसान होता। लेकिन जो ये एक्सटर्नियस फैक्टर, जैसे कि अब LME पे रशिया की कोई भी मेटल की डिलीवरी इस फ्राइडे के बाद प्रतिबंधित है, इस तरह की एक्सटर्नियस फैक्टर इस माहौल में अगर आता है, जबकि चाइना की ग्रोथ को लेकर दोबारा लोग पॉजिटिव हो गए हैं और उसके कारण ऑलरेडी कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए थे, तो मेरे ख्याल से ये हम अपने आप पर मुसीबत बुला रहे हैं। जैसे कि क्रूड का प्राइस जब बढ़ रहा था उस समय रशिया और यूक्रेन के वॉर के साथ साथ हमास और इजराइल की वॉर शुरू हो गई। तो इसी के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रैग्मेटिक अप्रोच ग्लोबल पावर्स को भी लेना चाहिए, क्योंकि वो शायद अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं इस टाइमिंग ऑफ दी सैंक्शन को लेके। तो कुछ तो ये प्रॉब्लम जो अभी प्राइसेस के हैं वो टेक्निकल है। सुपर साइकिल होगा कि नहीं, ये बहुत हद तक उस पर निर्धारित होगा कि क्या चाइना की ग्रोथ रेट जो है वो दोबारा और तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। और अगर वो हुआ, क्योंकि आज भी इस पर ओपिनियन डिवाइडेड है, अगर चाइना की ग्रोथ रेट दोबारा स्टेडी स्टेट पर काफी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है और इंडिया की ग्रोथ रेट तो खैर है ही हमारे फेवर में, तो फिर मेरे ख्याल से हम कमोडिटी के सुपर साइकिल पर कंटिन्यू करेंगे। ओके संजय सर, ये जिस प्रकार के क्वार्टरली अपडेट्स रियल एस्टेट कंपनियों के आए हैं, आप लोगों का रियल एस्टेट पे कन्विक्शन अभी भी, क्योंकि बीते 3-4 महीने तो इनको बिलोंग करते हैं, सब में बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस टच, अभी रियल एस्टेट में कमिटेड रहना चाहिए, एडिशन करना चाहिए या फिर प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए, आपका सेंस? देखिए, मेरे ख्याल से 3 बहुत फेवरेबल डेवलपमेंट्स हुए हैं रियल एस्टेट में। एक तो पहले से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो गई है, दूसरा वो सेक्टर जो है वो पहले से ज्यादा रेगुलेट हो गया है, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है कि वहां पर डिमांड जो है वो अभी भी बहुत ही स्ट्रांग और बरकरार है। मेरे ख्याल से हमने जिस तरह की तेजी रियल एस्टेट सेक्टर में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में देखी है, उसी तरह की तेजी हमने स्टॉक प्राइस में देखी है। मेरे ख्याल से ये जो साइकिल रिवाइवल है इन रियल एस्टेट में, वो शायद अभी पूरा नहीं हुआ है और भी आगे जाएगा। और कंपनीज की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी पहले से ज्यादा अच्छी है, और पिछले 2 साल में उनके नंबर्स ने हमको दिखाया भी है कि उनकी कैपेबिलिटी किसकी अच्छी है और किसकी नहीं। तो मुझे लगता है कि आगे भी मुझे अवसर दिखता है रियल एस्टेट में, और अगर पोजीशन है तो वो पोजीशन बरकरार रहेगी। ओके जैसे बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, निराश रखने के लिए सभी सेक्टर्स पे। मीनवाइल निफ्टी एट डे लो, निफ्टी दिन के सबसे निचले स्तरों पर, और हमने मॉर्निंग के लो को ऑलमोस्ट अभी 2 पॉइंट्स के फ्रैक्शन से वायलेट किया, और निफ्टी बैंक एट डे लो। तो जनाब, अब कुल मिला के बात यह है कि अगर आप इस वक्त प्राइस परफॉर्मेंस देखें तीनों इंडेक्सेस की, तो निफ्टी इज बिलो नाउ 20 डेमा, और 20 डेमा को भी आपने लगभग 100 पॉइंट के फ्रैक्शन से इस प्राइस पे अब वायलेट कर दिया है। निफ्टी बैंक एट 20 डेमा, और अगर आप निफ्टी आईटी को देखें, निफ्टी आईटी ने बीते 20 मिनटों में एटलीस्ट कंट्रीब्यूट नहीं किया है, बट अगर आप प्राइस पैटर्न देखें तो ये एक टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकआउट है, जो कि कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन इसकी निफ्टी आईटी की बन रही है 33,952 की, यानी यहाँ से लगभग आप समझ लीजिएगा कि 500 पॉइंट नीचे निफ्टी आईटी का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। यानी आपने 100 को सुबह नहीं टच किया हल्का सा, अगर आप देखें बाय फ्रैक्शन, और अब आप नीचे। शिल्पा जी, आई थिंक हालांकि बीते 20 मिनटों में इसने बहुत कंट्रीब्यूट नहीं किया है सेल ऑफ में, बट अगर आपको इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेनी हो पुट ऑप्शंस पे, चाहे वो बैंक निफ्टी की हो, चाहे वो निफ्टी की हो, या फिर किसी दिग्गज स्टॉक फ्यूचर के जरिए निफ्टी आईटी में, तो आपका सेंस क्या कहता है, कौन सी सबसे वाजिब पुट ऑप्शन होगी? अगर आप मुझे पुट ऑप्शन पूछेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ही एक क्लियर ब्रेकडाउन अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में दिख रहा है, और क्योंकि कल हमको एक्सपायरी भी रहेगा बैंक निफ्टी का भी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए आप कल के एक्सपायरी के लिए एक यहाँ पे डेफिनेटली ले सकते हैं एक 47,500 का, जस्ट
या 47,500 का पुट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मुझे लगता है कि काफ़ी फेयरली प्राइस्ड है। 104 रुपीज़ 105 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे लगता है कि जिस तरह से ब्रेकडाउन आ रहा है, ये आपको कल तक भी 47,000 के नीचे भी हो सकता है। 700-800 पॉइंट्स का एक और आपको डाउन साइड मिले, तो ये पुट ऑप्शन आपको तो बहुत ही ज़्यादा स्पर्ट करते हुए 300-400 तक का भी एक मूव दिखा सकता है। तो आई गेस दिस इज समथिंग यहाँ पे आप लेके जा सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी इस समय निफ्टी बैंक में साफ दिखाई दे रही है, लेकिन वो मंदी का ट्रेड ही बनेगा और कुछ नहीं। हमारे साथ अब यतिन जुड़ गए हैं और पहले तो इनसे डीलिंग रूम में क्या कुछ चल रहा है वो समझ लेते हैं, फिर BTST STBT ट्रेड्स की तरफ जाएंगे। यतिन बताइए। गुड आफ्टरनून हर्षदा। 2-3 स्टॉक्स जो आज डीलर्स के रेडार पे हैं। सबसे पहले इन्फोसिस, और देखिए आज काफ़ी सारी इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आपको दिखाई पड़ रही है IT स्टॉक्स में, और डीलर्स की अगर आप माने तो इन्फोसिस एक स्टॉक है जो डीलर्स को लगता है कि STBT ट्रेड लेके चलना चाहिए। 1440 लोअर लेवल पे उसको दिखाई पड़ रहा है कि प्रॉब्ली यहाँ से डाउनसाइड हो सकती है, और फ्रेश सेलिंग आपको अप्रैल सीरीज़ में देखने को मिल रही है। फ्यूचर्स प्रीमियम पे हैं और थोड़ा लास्ट 15-20 मिनट पे आपने एक बड़ा फॉल भी देखा है ओवरऑल इंट्राडे में। तो एक स्टॉक इन्फोसिस जहाँ डीलर्स को लगता है वीकनेस है। इसके अलावा टाटा पावर, ये एक स्टॉक है जहां डीलर्स को लगता है कि लोअर लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। बहुत सारे HNIs यहां पोजिशनली शेयर अक्यूमुलेट कर रहे हैं। उनको लगता है कि 450 से लेके 455 तक के लेवल्स यहां देखने को मिलने चाहिए। ओवरऑल अगर हम टाटा पावर की बात करें तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का बहुत बड़ा है। तो ये जो इलॉन मस्क की मीटिंग होने वाली है दिल्ली में इस हफ्ते बहुत जल्द, तो बहुत यहाँ स्पेकुलेशन है कि कुछ न कुछ करार टाटा ग्रुप भी कर सकता है। और आगे जाके टाटा पावर, क्योंकि सेक्शन 11 भी सरकार ने लागू कर दिया, तो इनके मुंद्रा पावर प्लांट के लॉसेस भी नैरो होने के पूरे चांस है। तो ये एक स्टॉक है जो डीलिंग रूम्स के रेडार पे है। तो ये इनफैक्ट टाटा पावर में बड़ा एक्शन की उम्मीद जताई जा रही है, और साथ ही साथ रेडार पर इन्फोसिस भी रहेगा, जो नतीजे आएंगे ऑफ कोर्स थर्सडे को। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। अच्छा, फटाफट से BTST STBT कावा जी क्या ट्रेड लेंगे, क्योंकि मार्केट जहां पर हमने शुरुआत की थी कार्यक्रम की वहां से तो काफी नीचे खिसक गया है। रहेगा गुड इवनिंग टू यू STBT, और रहेगा स्टॉक IT क्षेत्र से, और वो है विप्रो। विप्रो ट्रेड कर रहा है 460 के आसपास। 462 का स्टॉक करना चाहिए, सिर्फ 2 रुपए का। डाउनसाइड 10 रुपए की पॉसिबिलिटी है, तो 450 का टारगेट रहेगा। विप्रो में शॉर्ट कर सकते हैं। विप्रो में शॉर्ट, प्रकाश इस प्राइस पे भी शॉर्ट लेके जा रहे हैं, और ये आपको इस बात का कहीं ना कहीं सूचक है कि कितने खराब प्राइस पैटर्न है इस वक्त IT में। विप्रो 449 पे शॉर्ट है, याद रखिएगा। इसका 200 डेमा 450 रुपये परसिस्ट करता है। मानस, आपके कैरी करेंगे ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए? तो देखिए, एक शॉर्ट रिकमेंडेशन रहेगा, बजाज फाइनेंस पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना चाहिए। 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। एक प्राइस ब्रेकडाउन देखने को मिला है। सपोर्ट था 7140 के आसपास, उसको ब्रीच किया है। तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी, शायद 50 डे मूविंग एवरेज भी टेस्ट हो जाएंगे। तो बिकवाली करने की राय रहेगी बजाज फाइनेंस के फ्यूचर में। स्टॉप लॉस रहेंगे 7151 के इस फ्यूचर के लिए, और टारगेट रहेंगे 6975 के बजाज फाइनेंस के फ्यूचर। ओके, तो ये फिलहाल बजाज फाइनेंस के फ्यूचर में एक सेल साइड का ट्रेड। पालविया जी, आपका ट्रेड? शॉर्ट साइड का ट्रेड रहेगा आशा जी, और उसमें हमें लगता है पीडीलाइट यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पे देखने को मिला है। स्टॉक में जो करेक्शन देखने को मिला है, ये स्टॉक अब 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जो वीकनेस बनी है ये फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। डाउन साइड के टारगेट 2840 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस जो रखेंगे हम करीब 2915 के आसपास रखेंगे। ओके, आपका शॉर्ट हो गया पिडिलाइट। राजेश पालविया जी का शॉर्ट हो गया 2891 पे पिडिलाइट में एक गंभीर, मतलब पिडिलाइट आप यकीन मानिए आपसे 2 दिन पहले एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, ऑल टाइम हाई पे था, बट सडनली आज एक गैप डाउन हुआ इसमें और 20 डे मार्केट ट्रैजेक्टरी को सरेंडर कर दिया। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड कैरी करेंगे? वीरेंद्र जी, मैं लॉन्ग लेके जाऊंगा और वो रहेगा नेस्ले। मुझे लगता है नेस्ले में एक आप कह सकते कि सेफ बेट रहेगा। 2560 के आसपास फिलहाल ये ट्रेड हो रहा है, तो मैं लॉन्ग करूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 2530। 30-35 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा। और सामने जो टारगेट होगा स्विंग ट्रेडिंग का वो रहेगा करीबन 2620 से लेके 2640। तो कॉन्ट्रा ट्रेड है और थोड़ा सा सेफ बेट, लो बीटा, तो इसलिए नेस्ले।
आपने बहुत दिनों से अगर रॉबिन हुड की तस्वीर नहीं देखी होगी तो एक बार विंडो में राजेश चतुर्वेदी को देखिए। रॉबिन हुड टेकिंग लॉन्ग ऑन नेस्ले। वीरू, बट वो तो मुझे काफी सेफ ट्रेड लग रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा रेजिलिएंट रहा है आज। हाँ, नहीं, ये कुछ मंदी वाला ट्रेड तेजी में देते ना तो मैं रॉबिन हुड कहती। नहीं बिल्कुल सही है। मतलब इन्होंने तेजी कराई है ना नेस्ले पे और चार्ट अच्छा है, ठीक है। और जिस प्रकार का आई थिंक मेट का टेक आया है मेरे ख्याल से फेवरेबल है इसके लिए। बट मैं ये मतलब मजाक में कह रहा था कि राजेश जी एक ट्रेड पिक करते हुए लॉन्ग साइड पे ब्रिटानिया पे और नेस्ले पे इनका वैसे भी पॉजिटिव रुख रहता है मोहन। क्यों राजेश जी? हाँ जी बराबर। फेवरेट ब्रिटानिया नेस्ले, लीवर भी था लेकिन आजकल लीवर में काम नहीं होता, तो ये डेफिनेटली ब्रिटानिया नेस्ले आईटीसी, मुझे लगता है ये ऐसे मार्केट में तो यहीं पे थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा। ओके चलिए, तो यहाँ पे ट्रेड्स हो गए और अब चलते हैं शिल्पा जी के पास। शिल्पा जी आपके कैरी करेंगी? मेरा एसटीबीटी रहेगा डीएलएफ में। डीएलएफ सेल रहेगा 900 के स्टॉप लॉस से 870 से लेके 845 के लेवल्स तक। डीएलएफ सेल है आपका 885 पे। ओके, डीएलएफ सेल 885 पे और यकीन मानिए आज इसका इंट्राडे लो था वो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, काफ़ी नीचे गया था, सिंक हो गया था, उसके बाद रिकवर हो गया। बट आप एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेते हुए यहाँ पे शॉर्ट साइड में एक बार एक काम करते हैं, डाउ फ्यूचर्स दिखाते हैं। और देखिए आपको एक चीज़ तो देखनी पड़ेगी कि डाउ जोन्स फ्यूचर्स जब इस कार्यक्रम की शुरुआत मैंने की थी तो लगभग 144 पॉइंट नीचे थे। अब वहाँ पे जो वो रिकवरी थी डाउ फ्यूचर्स में थोड़ी सी सिंक हो गई है। अब ये हार्डली 87 पॉइंट ही ऊपर रह चुके हैं। तो मेरे ख्याल से जो आखिरी में 25-30 मिनटों में आपने और ख़राब बिहेवियर दिखा इंडस्ट्रीज़ का, उसके पीछे एक ये रीजनेबल कारण हो सकता है। मैं यही कहूँगा अगर आपने सुबह की मॉर्निंग रणनीति पे काम किया है तो एक चीज़ याद रखिएगा, दो बातें हुई थी हमारी कि 22,500 के नीचे आप शॉर्ट्स को होल्ड कर सकते हैं। दो पुल बैक जनरेट करने वाले पॉइंट्स होंगे। 22,380 वो स्क्रीन पे आया ही नहीं सुबह सुबह, तो कोई मीनिंग ही नहीं है उसका। और उसके बाद 22,264, 22,221 वो आपकी स्क्रीन पे है। ये प्राइस है बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ तक पहले निफ्टी की रणनीति का सवाल है, आपका जो नेक्स्ट ड्यू एवरेज है वो आता है दैट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो 22,122 के जोन में आके ट्रेड करता है। दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 140 पॉइंट नीचे और निफ्टी का एक नया नेक्स्ट एवरेज परसिस्ट करता है। तो अगर आप देखिए, इसमें इफ्स एंड बट्स की बात नहीं है, 200, 300 पॉइंट के गैप अप गैप डाउन हो रहे हैं। अगर आप इस प्राइस पे कम से कम नहीं तो 22,450 तक का रिस्क ले सकते हैं, 22,500 तक का रिस्क ले सकते हैं, तो शॉर्ट को कैरी कर लीजिए। नहीं ले सकते क्योंकि यूएस फ्यूचर्स अभी भी ऊपर है, कवरिंग आ सकती है। तो अगर आप 250 पॉइंट का वैल्यू एट रिस्क रखते हैं तो कमाई हुई शॉर्ट को फिर कैरी कर लीजिए, अन्यथा मत कैरी करिए। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। सुबह क्या बात हुई थी? द मोमेंट यू विल ब्रीच फर्स्ट बेस 48,387,210 आपको एक शॉर्ट मिलेगा। आप जाएंगे 48,000 पे, 48,000 के बाद आप जाएंगे करीब करीब 47,725 पे, एग्जैक्टली वही लो है। बट मैं फिर कहूँगा कि अगर आपके पास 48,200 तक का, 48,100 तक का रिस्क लेने का पोटेंशियल है तो शॉर्ट कैरी करिए, अन्यथा नहीं करेंगे, मत कीजिए, क्योंकि कल फिर ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी का जो अगला एवरेज यानी 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज परसिस्ट करता है वो है 47,200 पे, तो बहुत दूर का वो एवरेज है। तो हमारे पास हर्षता स्कोप बहुत है अभी ट्रेड्स के लिए, बट थोड़ा यूएस फ्यूचर से डर लग रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वाइल्ड आपके स्टॉप लॉसेस रखने की गुंजाइश है तो शॉर्ट कैरी करिए, अन्यथा कल फिर कुआं खोदेंगे, फिर पानी पिएंगे। हर्षता जी हाँ वीरू, वैसी स्थिति लग रही है कि कम टेक ईच डे एज इट कम्स, जिस तरह का मार्केट हो चला है ऊपरी लेवल से कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी भी हालांकि निफ्टी बैंक नहीं, मुझे नहीं लगता अभी किसी तरह की कोशिश होगी, कंसिडरिंग 47, 785, 775 के लेवल्स आ चुके हैं। चलिए थोड़ा सा फिर लॉन्ग टर्म सोचते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखिए सभी पार्टीज अब इलेक्शन फीवर में आ चुकी हैं, अपने अपने मैनिफेस्टोज जारी किए जा रहे हैं, और बीजेपी का भी मैनिफेस्टो जारी हुआ। इसमें 3 करोड़ नए घर, वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन्स, बुलेट ट्रेन्स का विस्तार, देश को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई है। लेकिन इन वादों का बाजार पर क्या असर होगा,
इसका एक जायजा ले लेते हैं नीरज जी के साथ। नीरज जी बताइए। मैंने जो अपना घोषणा पत्र शामिल किया है उस पर बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स की बात की गई है जो हब बनाने में मदद करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। तो हमने कुछ सेक्टर्स ढूंढे हैं जहां पे इस घोषणा पत्र को आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो उनका ऐलान है कि 3 करोड़ नए पीएम आवास योजना के तहत घर बनेंगे। इससे जो फाइनेंस कंपनीज हैं, स्टील कंपनीज हैं, इसके साथ ही सीमेंट कंपनीज हैं, उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जब सरकार फाइनेंसिंग करती है तो उसमें हडको जैसी कंपनीज को बड़ा फ़ायदा होता है। उसके बाद फिर उसकी सेकंड लेयर लेवरेज होता है और उसका फ़ायदा होता है। तो उसमें स्टील, सीमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त यूज़ होती हैं। तो इस पूरे सेक्टर के लिए ये एक बड़ा है। दूसरा है टूरिज़्म सेक्टर में सरकार को लगता है कि यहाँ रोज़गार भी हो सकता है, इसलिए निवेश ज़्यादा बढ़ाना चाहिए इसमें। तो इंडियन होटल, लेमन ट्री, सामैया, इस तरीके की तमाम होटल कंपनीज में फ़ायदा। लेकिन अब जाएंगे होटल कैसे आप? तो ट्रेवल के लिए इंडिगो और स्पाइस जेट, चूंकि 2 ही लिस्टेड कंपनीज हैं यहाँ पे बड़ी, तो मुझे लगता है कि इन सेक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा जो बड़ा कोर फैक्टर सरकार का, तो रेलवेज़ का। रेलवे में वंदे भारत और बुलेट ट्रेन को बहुत तेज़ रफ्तार से और संख्या बढ़ानी है यहाँ पे। तो आरवीएनएल, आईआरसीटीसी, इरकॉन, टीटागढ़ रेल जैसे स्टॉक्स को फ़ायदा होगा, क्योंकि कोचेस जो वैगन के हैं या पैसेंजर कोचेस हैं वो ये कंपनीज बनाती हैं। इलेक्ट्रिक वाहन का विस्तार यानी फेम के तहत जो सब्सिडी दी जाती है उस योजना को आगे बढ़ाने का इरादा है। तो जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर बनाने वाली कंपनीज हैं उसमें टाटा मोटर्स, टीवीएस, ओलेक्ट्रा, बजाज और हीरो जैसी कंपनीज के नाम आते हैं। लेकिन इनकी फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो श्रीराम फाइनेंस और चोला काफ़ी बड़ा 2 व्हीलर का जो फाइनेंसिंग कंपनीज है, तो उसमें आपको फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। एक सरकार ने कहा है कि ई बस यानी जो सिटी ट्रांसपोर्टेशन है उसमें ई बसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो ये जो 4 कंपनी है, अशोक लीलैंड, ओलेक्ट्रा, जेबीएम और टाटा मोटर्स, इनकी सबसे ज़्यादा बसें सड़क पे आप दौड़ते हुए देखेंगे, तो इनको फ़ायदा हो सकता है। एक योजना सरकार ने कहा है कि जो सिलेंडर है उसकी जगह पाइप्ड गैस घर घरों में पहुंचाई जाएगी। पूरे देश में सबसे ज़्यादा नेटवर्क बनेगा ये। तो आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस जो बड़ी कंपनीज हैं, और जो गैस ट्रेडिंग कंपनी है गेल, उसको इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो मुझे लगता है इनको आपको रडार पे रखना चाहिए। अब एक बड़ा फोकस है किसानों का। अगर किसान की सेहत नहीं अच्छी होगी तो काम नहीं चलेगा। तो एमएसपी बढ़ाने पे सरकार का फोकस है, क्योंकि वो आमदनी डबल करना चाहते हैं। तो जब आमदनी बढ़ती है एमएसपी की वजह से तो कंजम्पशन ड्राइव होता है। तो रूरल कंजम्पशन वाली फोकस कंपनीज एचयूएल, डाबर, इमामी, बजाज कंज्यूमर, कोलगेट, इन जैसी कंपनीज को काफ़ी लाभ होगा। लेकिन केवल एमएसपी बढ़ने से बात नहीं बनेगी, आप कृषि की उत्पादकता भी बढ़ाएंगे। तो उसमें जो ट्रैक्टर्स हैं या एग्री इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनीज हैं उसमें वीएसटी, एस्कॉर्ट्स और एमएनएम को काफ़ी फ़ायदा होगा। साथ ही प्रोडक्टिविटी, यील्ड बढ़ाने के लिए जो केमिकल्स या एग्री केमिकल्स बनाती है उसमें यूपीएल और धानुका जैसी कंपनीज या और दूसरी कंपनीज को भी काफ़ी फ़ायदा इसमें हो सकता है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी थीम सरकार ने रखी है और उसके तहत बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनके स्टॉक्स को फ़ायदा होगा। तो एक कई सारी थीम्स इसी संकल्प पत्र में दरअसल आइडेंटिफाई हुई हैं, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए अगर आप कुछ ट्रेड्स या फिर कुछ थीम्स ढूंढ रहे हैं, वो नीरज जी ने आपके लिए हाईलाइट किया। तो चलिए इसी सिलसिले में अब इलेक्शन सिलेक्शन की बात हो जाए। हम जहां पर हमारे जानकार से पूछते हैं कि इलेक्शन तक या इलेक्शन के बाद कौन सा ट्रेड दरअसल उनको एकदम उचित लग रहा है। शिल्पा राउत, बताइए आपके रेडार पर क्या है? जी, मेरे रेडार में मुझे लगता है कि BEL पे ध्यान देना चाहिए। BEL का टेक्सचर भी सही है और मुझे लगता है ये फेवरेबल स्टॉक है इन द डिफेंस सेक्टर। तो ऑन एनी डिक्लाइंस टुवर्ड्स 220 आप इसमें बाय कीजिए। यहाँ पे टारगेट्स आप 265 से लेकर 290, 300 प्लस भी आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 210 का मेंटेन कीजिए। अच्छा शिल्पा जी, को बताइए कि वीकेंड पे आपकी कोई बात हुई थी क्या हर्षदा से? जी नहीं। ये परिधान का कॉम्बिनेशन ना मैडम आज के बाद मत पहनिएगा आप लोगों का, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन था। मतलब सारे एवरेज टूट गए। ये कॉम्बिनेशन मत पहनिएगा सही में। रस्ट कलर है वीरू, जंग लग गया मार्केट पर, आप ये कह रहे हो? थोड़ा लाइट और डार्क, थोड़ा लाइट और डार्क का चक्कर है वो, ये मालूम है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बहुत डेडली है। जरा दोबारा मत पहनिएगा, है ना। हर्षदा से तो हम चेंज करा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं अगली बार से, है ना। खैर अब चलिए अब थोड़ा सा मार्केट ब्रेथ देखते हैं डेरिवेटिव्स की। और क्लोज काफ़ी ख़राब है, बट मैं स्टिल कह रहा हूँ कि अगर शॉर्ट कैरी करना है तो आपको एक सब्सटेंशियल वैल्यू एट रिस्क रखनी पड़ेगी। डेरिवेटिव्स में आपके स्क्रीन पे जो ये स्टैट्स हैं उसमें लॉन्ग 18 यहाँ पे जैसे कहते हैं ना अकाल पड़ा हुआ है लॉन्ग्स का। शॉर्ट कवरिंग 4, शॉर्ट लगभग 117 पे, लॉन्ग अनवाइंडिंग 43 पे। और अगर आपकी स्क्रीन पे जब स्लाइड्स आएंगी जिसमें लॉन्ग शॉर्ट और आई थिंक सारे स्टॉक फ्यूचर्स का जिक्र है, उसमें
4 ही तो हैं, आइए देख लेते हैं। ओएनजीसी, हिंडाल्को, एक्साइड, इंडस टावर्स और गुजरात गैस। एक्साइड लास्ट वीक की स्ट्रेंथ को आज भी कैरी करता हुआ ओएनजीसी, आई मीन, और पूरा मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग था। वोडाफोन आइडिया में आईपीओ का अनाउंसमेंट, एफपीओ का अनाउंसमेंट फाइनली, और नाल्को लगभग 2.25% ऊपर। मारुति सुजुकी आज एक स्टॉक ऑफ द डे था। आई थिंक फर्स्ट टिक से जो एक लो लगा उसके बाद रिकवरी पूरे दिन रही। रिलायंस ने एक, ये जो मिड सेशन में पुल बैक था ना, याद रखिए, उसमें एक रिलायंस ने बहुत निर्णायक भूमिका निभाई थी। और शॉर्ट बिल्डअप पूरे आईटी में, कोफोच, एमएनएम फाइनेंशियल्स, बंधन बैंक, अतुल, जीएमआर एयरपोर्ट्स। और सेकंड स्लाइड जो आएगी लॉन्ग अनवाइंडिंग की, उसमें टाटा केमिकल, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, आईएक्स, एलटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और जी एंटरटेनमेंट, ऐसे कुछ काउंटर्स थे जहाँ पे आज थोड़ा लिक्विडेशन हुआ। एक दो स्टॉक्स में आपकी स्क्रीन पे और रखता हूँ जहाँ पे काफ़ी पेन था। पिडिलाइट हेडिंग टुवर्ड्स डे लो, 2901 क्रूड का इम्पैक्ट स्क्रीन पे पूरी जोर से नजर आया यहाँ पे। जी एंटरटेनमेंट 141 का प्राइस यहाँ पे, ये भी अपने जो 52 हफ्तों का लो है उसके बिल्कुल क्लोज जाके बंद हुआ। और मिड कैप आईटी में ही इनफैक्ट एक स्टॉक और देखिए जो आज काफ़ी दिक्कत में रहा, दैट्स बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट आज ऑलमोस्ट जनवरी 2024 या फिर कह लीजिए कि मतलब CY24 के सबसे लोवेस्ट क्लस्टर में जाके क्लोज होता हुआ बिलो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। चलिए अब चलते हैं हर्षदा के पास इस क्लोजिंग को वॉल पे देखने के लिए। हर्षदा, ओवर टू यू। पेनफुल सत्र वीरू आज क्लियरली रहा है, जहां पर लगा था कि दोपहर तक स्थिति संभल जाएगी, उल्टा ही पासा फेंक गया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद नेगेटिव। आज याद होगा सुबह में करीब 1:16 था, फिर रिकवरी आई एंड वे बैक टू स्क्वायर वन। तो अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड में निफ्टी 22,300 को होल्ड नहीं कर पाया है, उसको तोड़कर करीब 250 पॉइंट नीचे। निफ्टी बैंक आज का बड़ा पेन पॉइंट रहा है, 1.5% का नुकसान, और सेकंड हाफ के आखिरी आधे घंटे में ही दरअसल हमने वो सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई होते देखा। आज पूरा भरोसा था कि निफ्टी आईटी सपोर्ट करेगा, कंसिडरिंग टीसीएस के नंबर्स अच्छे थे, लेकिन वो कुछ ही समय तक इसने सपोर्ट किया। और आप क्लोजिंग के तौर पर देखेंगे तो निफ्टी आईटी खुद 600 पॉइंट नीचे, टीसीएस 1.5% की गिरावट पर, और टीसीएस के साथ इन्फोसिस भी रेडार पर। कंसिडरिंग अगला नतीजा जो आएगा वो इन्फी का आएगा, वहां पर भी 1.25% तक का करेक्शन देखने को मिला है। तो पूरे आईटी पैक में हमने देखा इन दिग्गजों के बल पर हमने कमजोरी आती देखी। मिड कैप इंडेक्स जहां पर एक रिवर्सल जरूर देखा गया था, 1100 पॉइंट टूटने के बाद मिड कैप्स रिकवर हुए, लेकिन 800 पॉइंट के नुकसान पर ही जाकर क्लोज दिखा रहे हैं। और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 285 से 290 अंकों का नुकसान देखने को मिला है। आज कुछ स्पेसिफिक काउंटर्स जो फोकस में रहे हैं, एक तो टीसीएस इन्फोसिस का हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिएगा बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से गहरे क्रैक आते हुए दिखाई दिए। वो आज का बड़ा लूजर साबित हुआ है, जाते जाते 2.5% का नुकसान इधर। एचडीएफसी सुबह से ही कमजोर था, वहां पर भी 1-1.5% तक की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन आज आईसीआईसीआई की तरफ से सबसे ज्यादा प्रेशर। एसबीआई भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि वहां पर भी क्रैक्स देखने को मिले। तो ये 2-3 स्टॉक्स थे जहां पर क्लियरली पोजीशन ज्यादा कटती हुई दिखाई दी है। लेकर आते हैं आपके लिए हीट मैप, वहां पर पिक्चर ज्यादा बेहतर आपको देखने को मिलेगी कि किन किन स्टॉक्स की बदौलत वो क्रैक्स देखने को मिले। उससे पहले सेक्टोरल सिचुएशन और अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशन है, बारिंग ऑयल एंड गैस। तो ऑयल एंड गैस में हमने देखा रिलायंस का साथ, ओएनजीसी का साथ, वरना एचपीबीपी आईओसी नेगेटिव साइड पर थे। हाँ, गैस कंपनियों में एमजीएल, आईजीएल जैसे काउंटर्स चले तो वहां पर कुछ तेजी बनी और कुछ चुनिंदा सीपीएसई स्टॉक्स चले होंगे, इसीलिए वो इंडेक्स ऊपर। लेकिन ऑन द बेल अगर आप हीट मैप देखेंगे, स्थिति बहुत ही बिगड़ी हुई इस बाजार की। 4-5 स्टॉक्स थे जहां पर सुबह में तेजी रही और दोपहर तक उन्हीं में तेजी बनी रही, उसके आगे मामला बढ़ा नहीं। तेजी में ओएनजीसी, हिंडाल्को, मारुति, नेस्ले, ब्रिटानिया और भारती, और इनफैक्ट लास्ट 3 में तो मुश्किल से गेंस देखने को मिले हैं। मारुति, नेस्ले तक हमने देखा करीब 1% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया। लेकिन लूजिंग एंड पर आईसीआईसीआई बैंक जो हम मेंशन कर रहे थे, श्रीराम फाइनेंस रहा, बजाज फाइनेंस रहा, एलएनटी जैसा काउंटर रहा। इनफैक्ट दोपहर तक रिलायंस इंडस्ट्रीज का साथ था, लेकिन दोपहर होते होते या फिर मार्केट क्लोज तक यहाँ पर भी मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दी। एक पेनफुल सत्र इस मार्केट के लिए आज। 240 अंकों की गिरावट पर निफ्टी 50 जाकर टिका है 22,277 पर, और निफ्टी बैंक के लिए ज्यादा दर्दनाक सत्र था, 800 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान इधर बनकर आया। अब सीधा सौदा में किस तरह का अपडेट हमारे नीरज और आशीष ने
फाइनली डिलीवर किया है वो आपकी स्क्रीन पर। तो नीरज ने एस्टर डीएम पर दाव लगाया 7% ऊपर उस डिविडेंड प्ले पर। ओएनजीसी रिपोर्ट का फायदा, आईएसएमटी के हाथ भी कुछ ऑर्डर्स लगे तो तेजी रही। गोदरेज एग्रोवेट मंदी की तरफ पकड़ा था इन्होंने। सेंको गोल्ड अच्छा Q2 अपडेट, तो स्टॉक 17% भागा। इसके अलावा आइडिया फोर्ज, भारत डायनामिक्स जैसे काउंटर्स, लेकिन वो भी आप देखिए एकदम फ्लैट ही रहे हैं और ग्रीनवेल नॉर्टन जैसे ट्रेड्स में तेजी की पोजीशंस कुछ बनती हुई दिखाई दी। तो जनाब जिसे कहते हैं ट्रंकेटेड वीक, एक दिन की छुट्टी, बाकी 4 दिनों पर पड़ रही है भारी और डेलो पर क्लोजिंग हुई हमारी। खैर अब जैसा है जो है सो है। डाउ फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पे इस वक्त लगभग 102 अंक ऊपर हैं और देखते हैं आज का क्लोज यूएस फ्यूचर्स का कैसा होता है, मतलब यूएस मार्केट का कैसा होता है। कल सुबह एक बार फिर से, यानी एक छुट्टी से पहले कल का सेशन क्रिटिकल है। सुबह हश्ता मेरी, नीरज जी और आशीष की फिर आपसे मुलाकात होगी पहले मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।